Everyone, hope I'm audible. Hello. Shall we begin the class? Okay, so जैसे आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज. दिस टॉपिक आई वांट टू डू फर्स्ट बिफोर आई टेक रिमेनिंग अरिथमेटिक टॉपिक्स. इसके बाद अरिथमेटिक ही करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है. बट ये टॉपिक मैं थोड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि वो मॉक्स देना शुरू करें या दे रहे हैं. तो सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है. देन विल डू अरिथमेटिक, फिर हम एडवांस में मूव करेंगे. सो छोटा टॉपिक है तो इसको आराम से कर लेते हैं. चलें शुरू करें. तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू होगा आपका सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज. ये टॉपिक का नाम है, ठीक है. That's what we are starting today, right? So let us begin and सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडमास प्रिंसिपल की, ठीक है. सो बॉडमास प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो इसको यूजुअली बोला जाता है वी बॉडमास, ठीक है. लेकिन यूजुअली क्या है कि जब हमने अपने स्कूल में पढ़ा था तो वहां वी को स्किप कर दिया गया था. दे टॉक अबाउट ओनली बॉडमास, ठीक है. तो इसके बारे में पता सभी को है, मैं थोड़ा थोड़ा करके चीजें लिख रहा हूं और इसको जरा ध्यान से देखिएगा. वी को भी स्किप करते हैं, जो तुम्हें पहले पता है वो देख लो. बी होता है आपका, इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स. बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स. ओ को आपने पढ़ रहा है, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, ठीक है. डी स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है. M stands for multiplication. Multiplication. A stand for addition, यानी जोड़. S stand for subtraction. ठीक है, क्लियर. ये जो V होता है ना, ये V एक बार का साइन होता है, ठीक है. राइट, दिस इज अ साइन ऑफ ए बार. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने अगर कहा 2 + 5 और इसके ऊपर ये लगा दिया मैंने सिंबल, तो दिस स्टैंड्स फॉर V. अब जरा एक चीज देखना ध्यान से. ये जो चीज आपके सामने लिखी है, ये बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. यहां पर ऐसे मैं बना रहा हूं इनको, ये है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये होता है, या ध्यान से आपको समझना है कि अगर मुझे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा, तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऑर्डर नहीं करना चाहिए मुझे. ये है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है. प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि इसकी जो प्रायोरिटी होती है, मैं फिर से लिखूंगा ऑपरेशंस. इसकी प्रायोरिटी आपकी होती है फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी होती है आपकी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी आपकी होती है थर्ड. देन ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है वही करना होता है. समझ रहे हो. देखो, वी विंकलम की बात करें हम, या हम बी ब्रैकेट्स की बात करें, तो इनकी जो प्रायोरिटी फिक्स्ड है ना 1 2, इसका मतलब क्या है कि पहले ये करना है फिर तुम्हें ये करना है. विद इन ब्रैकेट्स भी प्रायोरिटी है, मैं बात कर रहा हूं. ये जो O है, ये भी कहीं से भी खोज के तुम्हें पहले सॉल्व करना है.
बट जब बात होती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तो आपको यह ध्यान रखना है कि डी और एम में जो ध्यान रखना है, इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ऐसा नहीं है कि ये 4 है और ये 5 है, नहीं, ये इक्वल प्रायोरिटी की चीजें हैं, इनकी प्रायोरिटी क्या है, बराबर हैं। बस आपको करना क्या होता है कि जो लेफ्ट टू राइट जाते समय पहले आएगा वो पहले करोगे आप। आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, जो पहले आएगा वो पहले करोगे। सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इक्वल प्रायोरिटी है, इक्वल प्रायोरिटी है। सो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना है आपको, और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में whichever come first do that, whichever comes first do that, ठीक है, क्लियर है, जो पहले आए वो करोगे। सेम कहानी है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या है, सेम, सेम एज अबव। कि दे हैव इक्वल प्रायोरिटी ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में जो पहले आएगा और वो करेंगे। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। देखो होता क्या है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में एक ही ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में एक ही ऑपरेशंस हैं। कैसे, देखो अगर मैंने आपको ये बोला कि मेरे को क्या करना है, एक नंबर है मेरे पास 8, उसको मुझे 8 से गुणा करना है। ध्यान से देखो, अगर मुझे 8 को 8 से गुणा करना है तो क्या आएगा, 64 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अगर यही नंबर तुम्हें 8 को 4 से डिवाइड करना है तो आपको 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 है, बोल सकते हैं। ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 है। तो जो डिवीजन होता है वो भी एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही होता है। बस हमने ये बोला है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो हम बोलते हैं कि ये डिवाइड करता है। सिंपली अगर हम एडिशन की बात करें तो आपने कहा 10 + 8 मेरा क्या होता है, 18 होता है। और अगर मैं बोलूं आपको कि 10 - 8 करना है तो ये 2 होता है। इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हो। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि 10 में हम -8 जोड़ रहे हैं तो क्या है, 2 हो जाएगा कि नहीं। यस, तो इसलिए इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो होती हैं, इनकी जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं दे आर इक्वल। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ऑर्डर इक्वल इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली में दोनों एक ही ऑपरेशन है, दे आर सेम, द नाम इज अलग अलग। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो, जल्दी कर पाओ, इसलिए नाम अलग अलग दिया गया, कंफ्यूजन ना हो कि बोला गया 8 डिवाइड्स बाई 4, वो ये नहीं बोलना चाहते थे कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो उन्होंने एक नया नाम दिया 8 डिवाइड्स 4। सिमिलरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यही गेम है। वो ये नहीं बोलना चाहते थे कि -2 ऐड करो, तो उन्होंने बोला कि 2 घटा दो। ओके, तो ये हिंदी मत पूछेगा कि विंकलम की हिंदी क्या होती है, थोड़ा कमजोर हूं हिंदी में मैं, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत करो कि इसका नाम क्या होता है। ये बार का सिंबल होगा, नंबरों के ग्रुप ऑफ चीजों के ऊपर लिखा होगा, सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है। जैसे अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ है तो 2 + 5 क्या होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है 2 × 5 - 4, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इस पूरे ग्रुप को। तो इस पूरे ग्रुप को सबसे इससे मैटर नहीं करता है कि बाकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तुम इसको सॉल्व करोगे। और अगर तुम इसको सॉल्व करने गए तो ये वैल्यू होगी आपकी 2 × 5 = 10, क्योंकि पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्योंकि इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आता है। मतलब ये क्लियर है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है। बार बोलते हैं इसको, वो वाला बार तो नहीं, नशा करने वाला नहीं ना। ऐसा नहीं कि बार में खाली नशा होता है, बार टी बार भी होते, पता है आपको, जहां चाय मिलती है। 5 दूनी 10 - 4। तो ये पहले आप मल्टीप्लिकेशन करोगे क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में ये प्रायोरिटी हाई है, और -4 करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 6 हो जाएगी। 2 × 5 = 10 - 4 6 के बराबर हो गया। देखो यूज का मतलब समझो, देयर इज ए प्रायोरिटी और द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ये तुम्हें क्या बता रहे हैं कि इनको तुमको जैसे ऐसे बार लगा दिया यहां पर, इसके ऊपर समझो जरा, ये अगर बार लगा दिया तो ये कह रहे हैं इसको आप अलग अलग नहीं पढ़ोगे कि बार हटा के पढ़ सकते हो, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है
वो पढ़ना है इसको आप सीधे। तो दिस को अगर हमने बार लगा के ऐसे लिख दिया ना, तो तुम इसको अलग अलग नहीं पढ़ोगे, 2 × 5 - 4। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ग्रुप, ये बेसिकली एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज अ ग्रुप, दिस इज नॉट कि इसको तुमने बाहर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो तुमने 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। करे पहले इसको सॉल्व करो फिर मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट? क्लियर कि इट इज ए ग्रुप, इट इज ए ग्रुप, सो यू हैव टू सॉल्व इट एंड सी व्हाट इट इज फर्स्ट, तब कोई ऑपरेशन किसी और के साथ करोगे, वरना नहीं करोगे। अब देखो यहां पर क्या होता है ना कि ब्रैकेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा, होता है कि नहीं होता है? ओके, ब्रैकेट्स ऐसा नहीं, देखो ऑफ ठीक हो गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ठीक हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक हो गया, बस एक चीज का ध्यान रखना कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की इक्वल प्रायोरिटी है, बट इट इज हैविंग हाई प्रायोरिटी देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इससे हाई प्रायोरिटी है। अब मेरा एक सवाल है कि आपको पता है ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, का क्या नाम होता है उनका? छोटा, मझला, बड़ा, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। सो मैं जरा ब्रैकेट्स की बात कर लेता हूं, इसको मैं अलग से लिखूंगा। यहां पर जैसे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स हमारे 3 तरह के होते हैं, इनको जरा सही से लिख देता हूं। 3 तरह का ब्रैकेट क्या होता है? एक ऐसा होता है, ठीक, एक ऐसा ब्रैकेट होता है, इसको बचपन में बनाने में बड़ा मजा आता था, है ना। और एक तीसरा ब्रैकेट होता है तुम्हारा, वो ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक। तो ये हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है आपका मिडिल ब्रैकेट, और ये होता है तुम्हारा लार्ज ब्रैकेट। अब सवाल ये भी हो गया कि अगर ब्रैकेट्स 3 तरह के हैं तो ब्रैकेट्स में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है। तो इसका बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लिया किसी घर में 3 बच्चे हैं, देयर आर 3 चाइल्ड इन ए होम, हु गेट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी? छोटा वाला, right? That is having highest priority. The smaller kid, the king of the house or the queen of the house, right? कि बचपन में कोई भी सामान आएगा तो पहले छोटे वाले को जाएगा, वो डिसाइड करता है कि किसको कितना जाएगा, वरना पे पे करके रोने लगते हैं वो, समझ रहे हो? Okay. So the order of the priority is that the smaller one has, highest priority, and this is having least priority, the large one is having least priority, है ना। बड़ा है तो कहते हैं कि तुम तो समझदार हो गए हो, काफी बड़े हो, छोड़ दो इन दोनों छोटों के लिए, है ना, ये बोल के बेवकूफ बना देते हैं घर वाले ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके नाम बड़े सारे हैं, पैरेंथेसिस, देन यू कॉल इट कर्ली ब्रैकेट, यस यू कॉल इट स्क्वायर ब्रैकेट्स, नाम में क्या रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सो नाम में कुछ नहीं रखा है, बस भावनाएं समझो। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि छोटा का प्रायोरिटी होता है, तो अगर आपको सारे ब्रैकेट्स दिखेंगे तो सबसे पहले तुम छोटा वाला सॉल्व करोगे, फिर मझला वाला करोगे और फिर बड़ा वाला करोगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ओके, क्लियर है? नाउ दिस इज योर ऑर्डर। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस BODMAS इज दिस ऑफ। इंडियंस ने क्या किया इसके साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली में जो BODMAS होता है ना, उसमें ओ का मतलब ये ऑफ नहीं होता है, आपको पता है? ओ का मतलब ऑफ नहीं होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर और एक्सपोनेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूं, तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं है कि ऑफ का मतलब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में 1/2 ऑफ 5/3 का क्या मतलब हुआ, बताओ तो मुझे। 1/2 ऑफ 5/3, जब ऑफ अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करता है तो ऑफ लिखने का क्या मतलब हुआ? तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हुआ, पर इसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है तो है, राइट। बट अगेन आई एम आस्किंग वन थिंग, एक्चुअली व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। मुझे पता है कि ऑफ को पहले रिजॉल्व करना होगा, आई नो दैट, इसलिए मैंने ऑर्डर पहले ही लिख दिया है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। बट आई एम टेलिंग यू दिस BODMAS, यूजुअली आपको पता है कि हम ब्रिटिश लोगों के वो थे ना, गुलाम थे बहुत दिनों तक, तो अक्सर चीजें जो हम फॉलो करते हैं वही करते हैं जो वो करते हैं, ठीक है।
तो वो BODMAS बोलते हैं, तो हम इसको BODMAS बोलते हैं। और ब्रिटेन और अमेरिका में आपको पता है 36 का आंकड़ा है। अंग्रेजी में भी ये होता है कि वो कलर को COLOUR बोलेंगे तो वो कलर को बोलेंगे COLOR, राइट। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम पता है क्या रखा है आपको? पेडमास। उन्होंने कहा इन्होंने BODMAS रखा है, हम क्यों BODMAS रखे, हम नकल थोड़ा ना करेंगे। तो उन्होंने जो नाम इसका रखा है वहां पर इसको नाम से बोलते हैं पेडमास। And there it is 100% clear that E is stand for exponent, right? Exponent means, let us say some expression is 2 की power 8 या some expression is √264. That's what they are talking about, should be solved first. पहले करना पड़ेगा उसको। तो उनके यहां O का मतलब ऑफ नहीं होता है। O बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, एक्सपोनेंट, इसको। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं मैथ में बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा थियरी और ये सब चीजों में नहीं जानता हूं, मेरी बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग मैथ की है। तो मेरे को जो समझ में आता है, जो कि गलत हो सकता है, बट आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे ऑफ का लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। मुझे लगता है ऑफ इसलिए लिखा गया ताकि वो जो कक्षा 4-5 के बच्चे हैं ना, वो कंफ्यूज ना हो जाए, उनको एक्सपोनेंट आता नहीं है, तो उन्होंने ओ को ऑफ बना दिया और ऑफ बना बना के सवाल कराए खूब कि ऑफ दिखेगा तो उसको पहले रिजॉल्व करो, क्योंकि उनको ऑर्डर एक्सपोनेंट नहीं आता होगा, ठीक है। तो वही कन्वेंशन चला रहा है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, देयर मे बी सम लॉजिक व्हिच आई डोंट नो, बट मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ कि ऑफ लिख के अगर गुणाई करना है तो वो एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हुआ, इस पर मी जो मुझे लगता है, ठीक है। बट चाहे आप NCERT की बुक ले लो या कहीं भी ले लो, हर जगह ऑफ को पहले सॉल्व किया है, तो मान लेते हैं उनकी बात, ठीक है, कि ऑफ को हमें पहले सॉल्व करना है, प्रायोरिटी देना है। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दिस, कि दिस O is not off actually, it is E exponent and it is or order of, like this 2 की पावर 8 को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले, √64 को रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले, क्लियर और नॉट, बिकॉज √64 इज सिंपली 8, तो ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर BODMAS में हम O को ऑफ लेकर भी चलते हैं, O को अगर हम ऑफ भी लेकर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से, ये अगर नहीं भी लिखा है तुमने तो तुम्हें मालूम है कि 2 की पावर 8 को 2 की पावर 8 से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 8 को आप कोई ऑर्डर ना भी दो तो वो 2 की पावर 8 सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा? 2 into 8 थोड़ा ना लिखोगे उसको, तुम्हें पता है कि 2 की पावर 8 की वैल्यू जो भी होती है वो निकाल के हम रखेंगे, है ना, 256। तो इसको नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम कोई प्रायोरिटी ना दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं आने वाला है तुमको, वो 2 की पावर 8 2 की पावर 8 ही रहेगा। मतलब सॉल्व होके ही आप आगे उसको बढ़ा सकते हो। अगर इसको 10 से गुणा करना है तो तुम्हें 2 की पावर 8 पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। P जो होता है उनके यहां वो होता है पैरेंथेसिस, ठीक है, वही जिसको आप यहां ब्रैकेट्स बोलते हो वो उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। छोटा बड़ा मझला तीनों उसमें आ जाता है उनका, ठीक है। उनके यहां पैरेंथेसिस का मतलब ये नहीं होता खाली छोटा वाला, ओके, इट इज ऑल 3 स्मॉल, और प्रायोरिटी ऑर्डर उनका भी वही है, छोटा मझला और बड़ा का सेम प्रायोरिटी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो आपको समझना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने आप तक पास ऑन करी है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें मैं डीपर जाके PhD करूं, तो मैंने नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि ऑफ का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। मुझे बस जो मेरी समझ है वो यही है कि शायद बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए उसको ऑफ बना दिया और वो कन्वेंशन पकड़ के चल रहे हैं। तो तुम्हारे SSC में भी O का मतलब ऑफ ही होता है, ठीक है। भारतीय जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें O का मतलब ऑफ ही होता है, चिंता मत करो। तो तुम्हें उसको प्रायोरिटी देनी है, ब्रैकेट्स के बाद ऑफ की प्रायोरिटी है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ब्रैकेट्स के बाद ऑफ की प्रायोरिटी है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। बट आई जस्ट ट्राई टू पुट दिस पर्सपेक्टिव टू यू ऑल्सो दैट दिस O is order exponent, E is exponent and like that। ऑफ का कोई मतलब नहीं होता है। तुम मुझे बताओ कि किसी सिंप्लीफिकेशन या मैथमेटिकल चीज अगर तुम सॉल्व करते हो मैथ में, अपार्ट फ्रॉम जिस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में ऑफ लिखा होता है, कहीं ऑफ आता है क्या? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। लेट अस से यू हैव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, एक्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जहां पर डेलिबरेटली ऑफ लिखा जाता है, उसके अलावा कहीं ऑफ आता है तुम्हारा? बोलो,
कभी तुमने कोई ऐसा सवाल मैथ का किया है, परसेंटेज, एवरेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एनीवेयर, जहां पर बेसिकली 4 चीजें करते करते समय बीच में ऑफ आ गया, ओके, और जब भी ऑफ अगर आया, आपने कहा लेट्स से x% ऑफ y, तो ऑफ वाज सिंपली मल्टीप्लीकेशन, वाज इट और नॉट, कि इसका, दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट. तो व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, राइट, परसेंटेज में जो ऑफ आता है वो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. वही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो तो बस कनेक्शन बताता है ना कि इसका x% किसका? y का. तो इट्स जस्ट ए कनेक्शन ना कि y का x% निकाल लो. राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड वेर एवर इट कम्स इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. इसके अलावा ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन ही है ना, और क्या है? बट एनीवे, जो ऑफ का मतलब है, मैं अगेन बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, मैं इसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझा देता हूं. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है. ये अगर कह रहे हैं 1/2 ऑफ 8 लेना है, तो बेसिकली ये समझा रहे हैं कि इसको आपको ग्रुप में करके देखना है. इट इज नॉट 1/2 कि इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दो किसी और से या सब्ट्रैक्ट कर दो. ये 1/8 क्या एक कंबाइंड एंटिटी है या नहीं है? आप बताओ मुझे. अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लेट से लिखते हो और उसमें 1/2 ऑफ 8 लिखा हुआ है एक साथ, तो आर यू गेटिंग दिस मीनिंग और नॉट? इट इज नॉट 1/2, इट इज नॉट 8, इट शुड बी रेड इट्स a complete unit, 1/2 of 8. So actually this value is equal to 4. So though it is a multiplication operation, if I write like this 3 into 2 minus 8, जरा इसको ध्यान से देखना, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर सोचोगे कि भैया 3 को पहले 2 से गुणा करेंगे फिर 8 घटाएंगे, राइट? दैट इज a प्रायोरिटी ऑर्डर, सिंपल. मैंने आपके सामने लिखा 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 minus 8, तो आपने कहा पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे -8. बट यहां पर आपकी मीनिंग क्या है? 1/2 ऑफ 8 का मतलब क्या है? 1/2 ऑफ 8 का सिंपल सा मीनिंग यह है कि एक ग्रुप एंटिटी, इट इज नॉट ए सिंगल एंटिटी. दैट अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 8 गुणे 1/2 ऑफ 8, तो आप मुझे बताओ इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग सिंपली ये है कि पहले तुम 1/2 ऑफ 8 निकालो. दैट इज द मीनिंग, बिकॉज इट्स ए ग्रुप एंटिटी. दिस 1/2 का लिंकिंग डायरेक्टली 8 से दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. 1/2 ऑफ 8, देयर इज ए डायरेक्ट लिंकिंग, सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट फर्स्ट. क्लियर और नॉट? समझ में आई मेरी बात? मेक सेंस? ओके. सो दो इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, बट हियर इट इज वेरी वेल डिफाइंड कि तुम्हें पहले ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1/2 अलग लेके नहीं चल सकते हो. ये 1/2 ऑफ 8 है. क्लियर? तो इज इट क्लियर और नॉट? सो दो इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ओनली, but it is a symbol of a group directly. It is not having any unique identity. For example, I'm just going to tell you, understand this. We all know that we have a body, और इसके अंदर कुछ तो है, ठीक है? क्योंकि जब आदमी मरता है तो शरीर ही रह जाता है. कुछ तो होगा इसके अंदर मैकेनिज्म, हाँ? कुछ तो होगा ना मैकेनिज्म अंदर. तो हम कहते हैं कि डेड. जैसे हम बात करते हैं हमारा कान, हमारा नाक, हमारी आंखें, तो वो हमारा कुछ तो है. देयर मे बी समथिंग. शरीर यहीं रहता है, वो निकल जाता है. सोल, वॉट एवर वी विल कॉल इट, आई डोंट नो, आई एम नॉट सो मच अवेयर अबाउट इट. सो वॉट आई एम सेइंग इज दैट दीज टू आर कनेक्टेड और नॉट? यस, दीज टू आर कनेक्टेड, क्योंकि विदाउट दे बीइंग कनेक्टेड देयर इज नो रेलेवेंस. ओके, विदाउट दिस फिजिकल अपीयरेंस दैट यू हैव, even if you are there, nobody cares for you, right? मान लो तुम मर गए और मरने के बाद तुम जो भी है सो कॉल्ड स्पिरिट बन के घूम रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन तुम्हें केयर करता है? कोई नहीं, ठीक है? ओके. एंड सपोज यू हैव ओनली बॉडी, इससे जो भी स्पिरिट है वो चली गई, तो भी तुम्हारा कोई रेलेवेंस नहीं है ना? लोग उठा के तुम्हें जला देते हैं, दफना देते हैं. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दिस इज ए ग्रुप, बॉडी विद स्पिरिट. इसको आप अलग लेके नहीं चल सकते हो, इनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ठीक है? सो दैट्स वाई यू हैव टू रीड इट एज ए ग्रुप ओनली. ये कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई?
अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपको समझना है, इसमें क्या है ये देखो ध्यान से। अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 1/2 ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/2 ऑफ, और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा 8 + 2 - 4, और यहां पर मैंने ऐसे बार लगा दिया। ओके, क्लियर? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू कैलकुलेट दिस बार फर्स्ट? बिकॉज यू नो इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है, आई नीड टू सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन आई विल गो विद ऑफ एंड डू इट। तो यहां पर क्या है, 1/2 ऑफ जो आप कर रहे हो वो इस पूरे का कर रहे हो, तो वो आप पहले निकालो। समझ में आएगी नहीं? सो ऑफ का जो रेलेवेंस है वो यही है कि इट इज सजेस्टिंग अस ए ग्रुप डायरेक्टली, इट इज नॉट सिंपली ए मल्टीप्लीकेशन का साइन। लाइक अगर मैंने लिखा है आपके सामने 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 लाइक दिस, तो वी आर थिंकिंग अबाउट सम प्रायोरिटी ऑर्डर कि चलो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जो पहले आएगा वो करेंगे। यहां कोई लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है, ठीक है। 1/2 ऑफ 8 जब लिखा है तो इट इज ए ग्रुप। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ओके, सुबह सुबह मॉर्बिड बातें रहने दें, क्यों रहने दें? यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ। डेथ इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, यू नो दैट। तो 2 मिनट कहानी सुनाता हूं तुमको। सो बचपन में क्या हुआ, जब मैं पैदा हुआ, सब पैदा ही होते हैं, हम भी हुए, तो शुरू में तो कुछ साल लगता ही नहीं कि क्या है, मजे में जीवन निकल रहा है। फिर हमने पहली मौत देखी व्हेन आई वाज 4 year old, माय ग्रैंडफादर डाइड। तब भी इतनी समझ नहीं थी, इतनी जानकारी कहाँ होती है। वहां हमारे लिए तब भी खुशी थी, हमने देखा बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, वाओ मजे आ रहे थे मेरे। तो हमें लगा दादाजी सो रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ समथिंग बट अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट देयर, ठीक है, डिडंट केयर। देन थोड़ा बड़ा होते रहे, समझ आती रही, फिर लोगों को मरता हुआ देखना शुरू किया मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। देन आई अंडरस्टूड देयर इज अ डे व्हेन इट विल बी ओवर, राइट? So I was very curious as a kid and I kept on asking this question, what will happen if we will die, right? एक दिन मर जाना, एक दिन मर जाना। This thought kept on going in my head since very early days of my life, maybe from 5 years of age, ठीक है। And it used to haunt me actually, it used to haunt me कि one day everything will be over, one day everything will be over. Then something happened. I changed the outlook of my life. That if one day everything will be over, that's a wonderful thing. There is no risk in life. Right? So if nothing is permanent, you should not worry about anything at least. Just do. तो मैंने वही बोला कि if success will also die, failure will also die. So one day everything will end. Just do whatever you want to do with your life. So उसके बाद ना मेरा death became a motivating factor for me. I take quick decision, I take big decisions because I know कि when this life is not permanent forever, how a decision can be a permanent. So let's say I take a decision and that became a wrong thing, not a problem. When I have to end someday, उस डिसीजन की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। तो डरना किस बात का? जो लोग डर के बैठे रहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्ट चिल, ठीक है। सो एग्जैक्टली आई टेल यू, डेथ इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। ओके, 1/2 ऑफ निकाल लोगे यार, ठीक है। तो तुम्हें डर लगता है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है कि इससे तो लाइसेंस मिल गया, कुछ भी करो मस्त, ठीक है। जो मर्जी आए रिस्क लो, जो मर्जी आए, तुम्हें जीवन में पैशन है उसको फॉलो करो, जो तुम्हें खुश रखे वो करो भैया। हाँ जी, सोसाइटी, समाज, इनको खुश रखना, उनको खुश रखना, उस चक्कर में खुद ही लोग बर्बाद पड़े हैं, ठीक है। एनीवे, सो अंडरस्टूड नाउ? ओके, राइट। बट डू नॉट थिंक लाइक दिस कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा एक दिन मरना है तो चलो आज ही मर जाते हैं। ये क्या बेवकूफी है, राइट? सो दिस इज नॉट समथिंग नेगेटिव बिकॉज पीपल फील लाइक दिस। व्हेन आई टेल देम दिस काइंड ऑफ
experience which I have regarding this thought and how I changed myself after that. And it happened to me in class 9th or 10th when I just changed my complete outlook actually. But understand this. Then again many questions come. People say, अरे सर इससे तो क्या होगा कि हम गलत काम, हमारा मन करेगा कि चलो हम मर्डर कर देते हैं, तो मर्डर कर देंगे. No, you need not to be unconscious. Because if you do the murder, what will happen to you? You will go to jail. जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी जेल में. तो तुम कौन सी एक लाइफ जी पाए जिसमें यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग? नो, नथिंग. सो ये सब बेकार की बातें हैं कि इससे मिसलीड हो जाएगा आदमी का. लेट्स से तुम्हारा मन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, तुम बनोगे ही नहीं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल हैव नो फियर. You do not have fear of failure now. You do not have fear of decisions now. But it doesn't mean that you will do anything nonsense. You will not do that. Okay? I left my job because of this only. Otherwise, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ सकता था. सरकारी नौकरी थी, कोई मान रहा था क्या? नहीं. But I left it. Because I thought कि I should do something else. So I left it. तो ऐसा नहीं है. यू नीड टू टेक इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. इट डजंट मिसलीड यू, इट वेरी वेल लीड यू इन ए राइट डायरेक्शन. कमिंग नेक्स्ट नाउ. सो अभी क्या होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो BODMAS के हम बहुत सारे सवाल करेंगे. ठीक है. आई थिंक आई हैव गिवन यू द बेसिक क्लैरिटी. दैट वाज इंपॉर्टेंट कि वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बाकी जब सवाल करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी होगी. कमिंग टू फ्यू मोर पॉइंट्स. इसमें देखिए, सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट्स को समझना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के जब भी हम सवाल करेंगे थोड़ा सा BODMAS से हट के, तो हमें सिंप्लीफिकेशन की नीड पड़ेगी. ओके, ऑलराइट. सो देखो, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. अगर मैंने आपके सामने कभी भी लिखा है a और a की पावर मैंने लिखा है आपको m, तो बहुत ध्यान से समझिएगा व्हाट इज a की पावर m. m इज द एक्सपोनेंट. m को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. ये ठीक है, जिसको आप हिंदी में या यूजुअली क्या बोलते हो, a टू द पावर m. हम इसको ऐसे बोलते हैं a टू द पावर m. इसका सिंपल सा मतलब आपको समझना है क्या होता है पहले बेसिक. सो आपको पता है 2 into 2 अगर आपके सामने लिखा है तो ये होता है आपका 2 स्क्वायर. मेरा कहने का मतलब ये है. सो अगर आपके सामने 2 की पावर 2 लिखी है, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है. अगर मैंने आपके सामने लिखा है 2 into 2 into 2, सो वी कैन राइट इस कि देखो तीनों में 2 की पावर 1 1 1 है, तो यहां 2 की पावर बनेगा 1 + 1 + 1 3. 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. अगर मैंने यहां कहा कि 2 की पावर मेरे पास 4 है, तो यहां हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स. सो a की पावर m का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो ये होता है कि a मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ टू a हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स. ये समझना आपको जरूरी है कि अगर मैं आपके सामने a की पावर m लिखता हूं तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया a इंटू a कितनी बार, m बार. तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना, m टाइम्स. ठीक है. तो ये बेसिक आपको समझना है. ऑलराइट, ओके, चले आगे बढ़े. राइट, क्लियर. सो a टू द पावर m इज a इंटू a हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स. अब जरा एक बात ध्यान से देखो यहां पर कि अगर ये क्लियर हो गया ना कि a की पावर m का मतलब क्या है. ठीक है. अब मैं एक चीज बताता हूं कि ये कहलाता है आपका एक्सपोनेंट, और ये जो m है, अब मैं फिर से इसको डिफाइन करता हूं कि इसको हम बोलते हैं m को एक्सपोनेंट या इसको पावर बोलते हैं. ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट. और इस वैल्यू a को हम बोलते हैं बेस. राइट. a टू द पावर m में a हमारा बेस होता है और m हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है. राइट. अब जरा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो जरा समझने की हम कोशिश करते हैं कि हमने जैसे a की पावर m बोला और हमने बोला कि a को हमने m बार गुणा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है हम यहां क्या मान के चल रहे हैं कि m हमारा क्या है,
m हमारा यहां पर नेचुरल नंबर है, m हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, पर हो सकता है m हमारा नेचुरल नंबर ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको पहले यहां लिखना है कि a की पावर m का मतलब होता है a मल्टीप्लाइड m टाइम्स m, जहां पर हमारा नेचुरल नंबर है। ऑलराइट, अब जरा आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 जरा ध्यान से देखना। आपने बोला कि चलो ठीक है, आपने बोला कि a आपका जो m आपका है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, चलो समझ में आ गया, राइट, सब कुछ समझ में आ गया जो आपने यहां पर लिखा है। बट इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम यहां पर m की वैल्यू को 0 ले लें तो क्या दिमाग में आपके आ रहा है ये कि अभी तो हम m को नेचुरल नंबर लेके देख रहे हैं कि भाई a की पावर 1 है या 2 है या 100 है या 50 है 500 है, लेकिन हो सकता है कि हमारा m 0, m अगर 0 होगा तो a की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? कितने लोग कह रहे हैं कि पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? किसी को मालूम है? क्योंकि फिर तो आप कहोगे कि a को हमने 0 बार मल्टीप्लाई किया है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? a को हमने क्या किया है? 0 बार मल्टीप्लाई किया है। 0 बार मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई 0 टाइम्स? मतलब आपने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो क्या इसका आंसर a होना चाहिए? नहीं, a नहीं हो सकता है। देखो, a की पावर 1 होता है, a को आपने एक बार मल्टीप्लाई किया मतलब a ही होता है। सो a की पावर 1 a के बराबर होता है, लेकिन a की पावर 0 आपका 1 के बराबर होगा, a की पावर 1 आपका a के बराबर होता है, लेकिन a की पावर 0 आपका किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। a की पावर 0 आपका 1 के बराबर होता है, बट यहां पर कुछ कंडीशंस हैं वो आपको समझनी है, और वो कंडीशन ये है, ये सभी को ध्यान रखना है, वो कंडीशन ये है आपकी कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन है आपकी कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, राइट। वाई, तो एक्सप्लेनेशन आप देख लो। वाई का एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो 0 की पावर 0 जो होता है ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ध्यान रखिएगा। 0 की पावर 0 आपका अनडिफाइंड फॉर्मेट होता है। क्लियर है आपको? समझ में आया सभी को? ओके, 0 की पावर 0 इज नॉट ए डिफाइंड फॉर्मेट, बट when we talk about a to the power 0, it is equal to almost, not almost actually, it is actually equal to 1। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट, राइट? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? नाउ देर आर मेनी वेज वी कैन प्रूव इट, बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे इज दैट आई विल एक्सप्लेन यू जब मैं आपको अगली प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो कैसे आएगी आपकी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है आपकी, वो कहता है कि अगर आपके पास यहां पर है a की पावर m, ठीक, और यहां पर आपके सामने है a की पावर n, बहुत ध्यान से देखना, तो ये वैल्यू बराबर होती है a की पावर m प्लस n। यहां पर अब ये समझना है आपको कि बेस यहां भी a है, बेस यहां भी a है, तो पावर जुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा प्रूफ तुम यहां देख सकते हो। प्रूफ कैसे मिलेगा आपको? आप कहोगे a है कि a की पावर n किसके बराबर होगा? a इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई a कितनी बार? n टाइम्स, है कि नहीं है? एंड व्हाट अबाउट a की पावर m? ये हो जाएगा a इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई कितनी बार? m टाइम्स। अब एक बात बताओ तो मुझे, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n करता हूं, मतलब इन दोनों को मैं गुणा करता हूं, तो आप कहोगे a n बार पहले गुणा होगा और साथ ही साथ मल्टीप्लाइड बाई m टाइम्स आएगा। तो क्या यहां पर जो a का मल्टीप्लिकेशन आएगा खुद से, वो कितनी बार आ जाएगा? m प्लस n बार आएगा कि नहीं आएगा? और आपको पता है अगर a को आपने m प्लस n बार मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू a की पावर m प्लस n हो जाएगी। पर आपको ये मालूम है कि ये कब होगा? जब a और a बेस सेम हो, वरना अगर ये a होगा और ये b होगा तो ये कंबाइन हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड m टाइम्स b मल्टीप्लाइड n टाइम्स, दे कैन नॉट बी कंबाइंड। बट अगर बेस सेम है देन वी कैन डू लाइक दिस। ओके, सिंपली प्रॉपर्टी नंबर 4 जरा ध्यान से देखो।
प्रॉपर्टी नंबर जो 4 आपका बनेगा वो बनेगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m अपॉन a की पावर n। मैं अनडिफाइंड पे आ रहा हूं, why, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखते हो a की पावर m माइनस n। बहुत ध्यान से देखिएगा, a की पावर m माइनस n। और अभी मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इसको बहुत इंटरेस्टिंगली और आसानी से समझना है आपको। मैं मान ले रहा हूं m n से बड़ा है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, इट विल बी ट्रू फॉर ऑलवेज, बट स्टिल आई एम राइटिंग a टू द पावर m मोर देन n, ऐसे लिखा है मैंने अभी फिलहाल, और मे बी इक्वल टू n, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भी निगेटिव पावर मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ठीक है। सो अब आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका प्रूफ जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 का प्रूफ देखते हैं। हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं कि a की पावर m बटा a की पावर n जो है हमारा, ये a की पावर m माइनस n के बराबर क्यों होगा। तो आप कहोगे a की पावर m का मतलब हो गया, a को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया जरा बताओ। आपने कहा m टाइम्स मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है। और यहां पर a को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, और आपने किया है n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यू हैव टू सी वेरी क्लियरली। और मैंने आपको यहां पर बोला है कि मैं मानना है कि m n से बड़ा या बराबर है। अब आप कहोगे कि यहां पर कैंसिलेशन होगा कि नहीं होगा, जितना a नीचे है वो ऊपर से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। यस। सो ऊपर अब कितना a बचने वाला है, आप कहोगे कि a यहां पर बचेगा कितनी बार, n बार a यहां से कटेगा। सो a इंटू a आप कहोगे कितनी बार बचेगा, वो m माइनस n बार बचेगा। इसलिए ये वैल्यू आपकी a की पावर m माइनस n हो जाती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो a की पावर m बटा a की पावर n जो होती है वो a की पावर m माइनस n हो जाती है। ये है आपका पॉइंट नंबर 4, राइट। अब एक चीज आपको और मैं समझाने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना, वो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है 1 अपॉन a की पावर m, 1 अपॉन a की पावर m, तो ये किसके बराबर होगा। आपको मैंने अभी बताया कि 1 की वैल्यू आप कह सकते हो a की पावर 0 होती है, कह सकते हो a की पावर 0 भी 1 होता है, और यहां कह सकते हो आपकी a की पावर m है। अब इसी प्रॉपर्टी को आप यूज करो, ये 0 है ये m है थोड़ी देर के लिए, तो आप कह सकते हो ये बनेगा a की पावर 0 माइनस m। तो क्या ये a की पावर माइनस m बनेगा। यस। यहां से दो चीजें निकल कर आई, ध्यान से रखना कि a की पावर m और a की पावर जो माइनस m होता है वो 1 अपॉन a की पावर m होता है, या 1 अपॉन a की पावर m जो है वो a की पावर माइनस m होता है। मतलब अगर मैं आपके सामने लिखूं 1 अपॉन 2 स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2 स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 की पावर माइनस 2। अगर यहां 1 है तो 2 स्क्वायर इज नथिंग बट ऊपर जाएगा 2 की पावर माइनस 2 बनेगा, वो इस प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं, राइट। तो अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। कैसे, आपने कहा मेरे पास है a की पावर m बटा a की पावर n। अब ध्यान से देखना, क्या मैं a की पावर m को यहां पर इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन a की पावर n। यस। अब आप बताओ मुझे कि क्या 1 अपॉन a की पावर n आपका a की पावर माइनस n कहलाता है। यस, कहलाता है कि नहीं। यस। अभी बताया मैंने आपको कि 1 अपॉन a की पावर m जो है बस ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर दो बेसेस मेरे सेम होते हैं तो मैं ऊपर की पावर्स को कंबाइन कर सकता हूं, तो ये m बना, यहां माइनस n है तो ऐसा बन गया। क्लियर है सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ये आप अब यहां से हटा सकते हैं, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n। क्योंकि अगर m इससे बड़ा, पहले मुझे समझाना था आपको, तो मैंने बोला था कि भाई देखो ऐसा है, नीचे कम लेंगे तब ऊपर से काटेंगे तो ऊपर कुछ बचेगा, ये समझाने के लिए किया। अब आपको जब समझ में आ गया है, सो अगर मान लिया ऊपर कम है m और नीचे n ज्यादा है, तो क्या होगा, m माइनस n अपने आप निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव का मतलब हुआ कि नीचे ज्यादा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिमूव दिस। ये जो हमने लिखा है वी कैन नाउ रिमूव दिस बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ट्रू, गोइंग टू बी ट्रू। क्लियर। अब एक चीज देखो, तुमने पूछा था कि सर ये कैसे निकलेगा, देखो यहीं से निकल जाएगा। जैसे तुमने ये देखा a की पावर m बटे a की पावर n जो होता है तुम्हारा, ये a की पावर m माइनस n होता है कि नहीं होता है। यस। अब यहां पर आप करो पुट
m इज इक्वल टू n। अगर m को n के बराबर तुम रख दोगे तो ये बनेगा a की पावर m बटे a की पावर m, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a की पावर m माइनस m। क्या ये वैल्यू a की पावर 0 हो गई? यस। और यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस। तो क्या तुम्हारा a की पावर 0 जो है 1 के बराबर आ गया? यस। इसलिए ऐसा होता है। ये भी क्लियर हो गया? So all are interlinked. We can find one from another. So like this you understood. ये बहुत बेसिक चीज है। जिन लोगों ने मैथ्स में थोड़ी उनकी कमजोरी है मैथ्स की, वो इन सब चीजों में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से प्रूफ कर करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक्सपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई अभी तक जो मैंने लिखा है? राइट। अब एक चीज और लिख रहा हूं, वो ध्यान से आपको समझना है सभी को। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाता हूं। पॉइंट नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, मान लिया कि मेरे पास है a की पावर m की पावर मैंने लिखा है n। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये a की पावर m है और उसकी पावर n है। और एक चीज मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, a की पावर m की पावर n। आपको मुझे यह बताना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। जल्दी, ओके, क्विक प्लीज। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ, आर बोथ ऑफ देम आर सेम? क्विक, जल्दी से बताना है आपको। Are both of them same or different? Okay, they are not same. I will explain you why. देखो, इसका मतलब ये है, इसको बहुत ध्यान से लिखता हूं, इसका मतलब है कि a टू द पावर m है, a की पावर m है टू द पावर n। मतलब मुझे a की पावर m की पावर n करना है। सो कैन आई से दैट दिस नंबर इज नथिंग बट a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी टाइम्स? आप कहोगे दिस मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स। किसको? a की पावर m को। अब a की पावर m खुद में क्या है? a मल्टीप्लाइड m टाइम्स, a मल्टीप्लाइड m टाइम्स। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको भी खोल दूं और मैं बार बार कहूंगा ये बनेगा ऐसा, a मल्टीप्लाइड m टाइम्स, ठीक, फिर मैं कहूंगा फिर से आएगा मेरा a मल्टीप्लाइड बाई a, ऐसे करके जाऊंगा कितनी बार? m टाइम्स। और ये पैटर्न में कितनी बार रिपीट करूंगा? ये पैटर्न में रिपीट करूंगा n टाइम्स तक। तो कुल कितनी बार a मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा? m इंटू n बार। क्योंकि जब आप m टाइम्स कर रहे हो, m टाइम्स कर रहे हो, तो ये 2m टाइम्स हो गया, फिर 3m टाइम्स, 4m टाइम्स। अगर आप n टाइम्स कर रहे हो तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इंटू a मल्टीप्लाइड m इंटू n टाइम्स। अगर ऐसा हो गया तो क्या ये a की पावर mn बन गया? यस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो a की पावर m की पावर n होता है, a की पावर m की पावर n होता है, ये वैल्यू तुम्हारी a की पावर mn होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने लिखा है 12 की पावर 2 की पावर 2, राइट, लेट्स नॉट राइट, छोटा नंबर लिखते हैं तुम्हें समझ में आए, 2 की पावर 3 की पावर 4, लाइक दिस। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, बिकॉज यहां देखो ब्रैकेट लगा है, ऐसे ब्रैकेट लगा होने से मतलब है सबसे पहले तुम ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट इज ए एंटिटी, दिस होल ब्रैकेट इज ए बेस। इफ दिस होल ब्रैकेट इज ए बेस, सो यू विल से 2 की पावर 3 होगा, 8 की पावर 4 है ये बेसिकली। या आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि जो कि ब्रैकेट है यहां पर, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 की पावर 12, जो कि अल्टीमेटली 4096 के बराबर होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है मेरा कि a की पावर m की पावर n मैंने लिखा है। यहां पर तुम्हारा बेस क्या है?
सो आप कहोगे यहां मेरा बेस है ए, है कि नहीं है, इट इज ओनली ए, और यहां तुम्हारा एक्सपोनेंट क्या है, यहां तुम्हारा एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट तुम्हारा है m की पावर n। तो कभी भी अगर आपको ये सॉल्व करना है तो पहले आपको एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर बेस की पावर लगाओगे। यहां सिनारियो डिफरेंट था, यहां तुम्हारा बेस क्या था, यहां तुम्हारा बेस था a की पावर m, ब्रैकेट से पता चल रहा है कि नहीं, बेस मेरा a की पावर m ये पूरा है, और एक्सपोनेंट क्या था मेरा, एक्सपोनेंट वाज n, ठीक है। हियर सिनेरियो इज डिफरेंट, हियर माय बेस इज a बट एक्सपोनेंट इज m की पावर n। तो इसेंशियली क्या करना है आपको, इसका मतलब हो गया कि a को मल्टीप्लाई करना है मुझे कितनी बार, m की पावर n बार। सो मतलब पहले तुम m की पावर n निकालोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3, इट इज सिंपली हैविंग ए मीनिंग दैट फर्स्ट फाइंड 2 की पावर, ये एक्सपोनेंट एक साथ करो, ये बनेगा 8, और 2 की पावर 8 कितना होगा आपका 256। अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने कहा मैं 2 की पावर 2 निकालूंगा पहले 4 और 4 की पावर 3, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, 64 आएगा, वो गलत है। सो ये ध्यान रखना 2 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 4 की पावर 3, ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको बेस और एक्सपोनेंट आइडेंटिफाई करना है। वहां ब्रैकेट लगा था तो बेस ही मेरा अलग था, यहां बेस अलग है। क्या सभी को क्लियर हो गया? अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सभी को उसका जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब ऐसे देना पड़ेगा आपको कि अगर मेरा a की पावर m की पावर n है, और मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इज नेवर इक्वल टू a की पावर m की पावर n, गिवन a is not equal to 0, a is not equal to 1. So I have written something in front of you, okay? मैंने बोला कि a की पावर m की पावर n जो है वो कभी भी a की पावर m की पावर n के बराबर नहीं होगा। अगर ये दिया हुआ है a 0 के बराबर नहीं है, a 1 के बराबर नहीं है, और a हमारा 0 से बड़ा है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। करो जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, रॉन्ग, अच्छा क्यों रॉन्ग है? ऑलराइट, क्यों रॉन्ग है भाई? व्हाई इट इज रॉन्ग? ओके, व्हाई इट इज रॉन्ग? a इज इक्वल टू 2 ना भैया, a इज इक्वल टू 2 से क्या मतलब है? All right. So when you are saying it is wrong, then I will ask you कहां कहां गलत है बताओ। तो आप ये कहोगे कि देखिए a के बारे में तो आपने बोल दिया कि 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 0 होता तो देखो वही होता, 0 की पावर एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, यू विल से इट इज 0, बराबर हो जाते। 1 बोलते तो 1 की पावर एनीथिंग क्या होता, 1 ही होता, फिर से बराबर हो जाते, राइट। सो m और n जो कि फ्री हैं, तो m और n अगर फ्री हैं तो आप m को 0 बना दो। अगर आपने m को ही 0 बना दिया तो ये 1 की पावर समथिंग बन गया, और 1 की पावर समथिंग अगर बन गया और आपने m को 0 बना दिया है तो यहां भी a की पावर 0 आएगा। हाउ डज इट मैटर? तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब ऐसा हम करेंगे, अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब जब मेरा m इंटू एन, क्योंकि ये वैल्यू आपकी पता है a की पावर mn कहलाती है, और यहां पर आपसे कहलाता है a की पावर m की पावर n। सो आपको मालूम है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो जब जब मेरा m इंटू एन m की पावर n के बराबर होगा
तब ऐसा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब ये पावर इसके बराबर हो जाए, राइट। सो आप मुझे बताओ कि mn जो है ये m की पावर n के बराबर कब कब है, कब कब है? सो आप कहोगे m और n दोनों को हम ले लें 1 और 1, ठीक है। सो आप कहोगे m बराबर n बराबर 1 कर दो तो बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m बराबर 0 कर दो, m बराबर 0 कर दो और उस समय n हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दोनों 0 हो जाएंगे तो यहां पर ना 0 की पावर 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आप कहोगे n को 0 कर दो, n को 0 कर दो और m को नॉट इक्वल टू 0 रखो तो भी हो जाएगा। n को 0 कर दो, m को नॉट इक्वल टू 0 रखो तो भी हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ट्रू फॉल्स, कि मेरा m और n दोनों 2 के बराबर हो जाए। देखो 2 एक ऐसा नंबर होता है जब 2 इंटू 2 2 प्लस 2 बन जाता है, ठीक है। 2 प्लस 2 भी 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है और 2 की पावर 2 भी 4 होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट 2. 2 plus 2 is 4, 2 into 2 is 4, 2 की पावर 2 is also 4. सो अगर लेटस से उन्होंने ये भी कंडीशन दे दी आपको कि m n 0 या 1 नहीं हो सकते हैं, अगर m और n 0 या 1 नहीं हो सकते हैं तो m और n 2 भी हो सकते हैं, तो अब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपसे कभी ऐसा सवाल आ जाए कि a की पावर m की पावर n जो है वो a की पावर m की पावर n के बराबर है, जहां पर वो कंडीशन दे दें a 0 नहीं है, a 1 नहीं है, a मोर देन 0 नहीं है, m 0 नहीं है, m 1 नहीं है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू ना 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, सारे a m n ना 0 है ना 1 है, तो भी एक सोल्यूशन है कि m और n बराबर हो और वो भी 2 के बराबर हो। दैट इज वन सोल्यूशन पॉसिबल, अदरवाइज फॉर एनी अदर वैल्यू इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्या सभी को बात क्लियर हो गई? मेरी थोड़ी थोड़ी करके समझ में आई? ऑलराइट, क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। n बराबर 0 पर रिलेशन ट्रू होगा क्या? करके देखो। अगर तुमने n को 0 कर दिया, सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, यस सॉरी, ये काटना पड़ेगा, ये गलत है। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। एक मिनट, ये इतना ही होगा। n बराबर 0 पे यहां 1 है, यहां 1 नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। यस, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है, क्लियर सभी को? सो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इससे सबसे अच्छा सवाल जो बन सकता है वो यही बन सकता है जो मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, और ये अगर क्लियर है तो तुम कभी भूल नहीं पाओगे चाह के भी। फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज 8th प्रॉपर्टी जो आपको यहां पर समझनी है थोड़ी सी, वो ये है कि लेटस से मैंने आपके सामने कुछ ऐसा लिखा जो आपको ध्यान से देखना है, राइट। कि मैंने आपके सामने लिखा है यहां पर a की पावर m लिखा है मैंने, और यहां पर मैंने जो वैल्यू लिखी है लेटस से वो है a स्क्वायर की पावर k। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मैंने यहां पर लिखा है 2 की पावर 10 इंटू 4 की पावर 15 लाइक दिस। तो आपको करना क्या है, अगर इनको कंबाइन करना है तो हमें पावर सेम करनी पड़ेगी, बेस सेम करना पड़ेगा। बिना बेस सेम हुए होता नहीं है कॉम्बिनेशन। सो आप कहोगे ये जो वैल्यू बनेगी मेरी, ये बनेगी 2 की पावर 10, और इसको मैं क्या करूंगा, मैं 2 की पावर में लिखूंगा। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर की पावर 15, तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 30। ये 2 और 15 गुणा होगा कि नहीं होगा? यस, तो ये वैल्यू होगी तुम्हारी 2 की पावर अल्टीमेटली 40। तो यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये नंबर इक्विवेलेंट है a की पावर m इंटू a की पावर 2k, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस 2k। इसको रटना नहीं है आपको, बस समझना है कि बेस को बराबर करके हमें ये चीज करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना सभी को, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें।
ठीक है, कमिंग टू पॉइंट नंबर 9, इसको बहुत ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 9 को ध्यान से देखो। दो वाला भी गलत हो गया है। कहां दो वाला गलत हो गया? m बराबर n बराबर 2 में क्या गलत है? देखो m 0 पे वो गलत नहीं है, m 0 पे वो सही है, क्योंकि बेस अगर तुम्हारा 0 है भैया तो 0 की पावर कुछ भी करोगे तो 0 ही रहता है। ठीक है, 0 को 10 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट सी वेरी प्रॉपर्ली। जैसे मैंने तुम्हारे सामने अगर लिखा है a की पावर m, और मैंने यहां पर तुम्हारे सामने लिखा है मान लिया b की पावर n, ये दोनों बराबर है। अगर मैंने आपको एक कंडीशन दी कि a की पावर m मेरा b की पावर n के बराबर है, तो इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 8, और 8 की पावर 3 मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है, और b की वैल्यू मैंने लिखा है 2 की पावर मैंने लिखा है यहां पर 3k, लाइक दिस। और लेट अस से राइट b समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। अब देखो ध्यान से, अगर मेरा a की पावर m b की पावर n के बराबर है और इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं, तो तरीका क्या है? तरीका ये है भैया, या तो बेस को सेम बना के पावर को कंपेयर करो, और या पावर को सेम बना के बेस को कंपेयर करो। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि अगर ये कभी भी आपस में बराबर होंगे, द ओनली पॉसिबल वे इज द बेसिस शुड बी इक्वल एंड पावर शुड बी इक्वल, right? If I simplify it in the most simple format, two exponents are equal when they represent the same number. When they represent the same number, there is no other way. तो मैं जैसे कैसे सवाल बनते हैं वो मुझे दिखाना है आपको। सवाल ऐसे बन जाएगा कि 4 की पावर x बराबर 2 की पावर 10, तो बताओ x की वैल्यू क्या है? सो आप कहोगे 4 की पावर x विल बी 2 की पावर 2x, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 10। तो जब तुम बेसिस को सेम कर दोगे, 2 और 2 सेम हो गए, तो पावर्स बराबर होनी चाहिए फिर। तो आप कहोगे भैया 2x 10 के बराबर होगा, तो मेरा x क्या होगा? 5 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? यस, दैट वैल्यू इज क्लियर। सो मेक द बेसिस सेम। व्हेन यू मेक द बेसिस सेम, जब बेस मेरे सेम हो जाते हैं तो ये क्या होता है? ये आपका पावर्स को सेम करके आपको एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन जो है वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी क्लैरिटी आपको बढ़ेगी। ये रूल्स जो आप सीख रहे हो इसका इस्तेमाल अलजेब्रा में बहुत होगा। व्हेन वी विल डू अलजेब्रा, व्हेन वी विल डू इक्वेशंस में भी इसका इस्तेमाल बार बार होता रहता है, तो इसको हम यूज करते रहेंगे। कमिंग टू पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट जो अभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो भी लिख लो कि अगर आपके पास 0 है और 0 की पावर आपने m निकाला, वेयर योर m इज more than or equal to 1, I will say, let's say m is natural number, better way to say this. तो 0 की पावर m क्या होगा? ये भी 0 होता है, क्योंकि 0 को आप m बार गुणा करके देख लो, 0 ही आएगा। अब कई लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि 0 की पावर 0 अनडिफाइंड क्यों होता है? पूछा है आपने, तो मैं आपको समझा देता हूं कि y 0 की पावर 0 इज अनडिफाइंड। वो भी आप देख लो, y 0 की पावर 0 इज अनडिफाइंड। बहुत ही आसानी से आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा 1 सेकेंड में। सो मैं कहूंगा कि देखो 0 की पावर 0 का मतलब क्या है? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। लेट मी राइट अ नंबर। मैं आपको लिख रहा हूं 0 को मैं ऐसे लिखता हूं कि मेरा बेस इतना छोटा है, मान लिया। इट्स नॉट 0, इट इज ऑलमोस्ट 0, क्वाइट लेस, बहुत छोटी वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है। और इसकी पावर मान लिया मैंने रखा है कोई भी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। लेट्स से यू हैव केप्ट इट 2000 फॉर एग्जांपल। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 0.000001 लिखूं, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है, और इसकी पावर 2000 करूं, तो ये आपको पता है ऑलमोस्ट 0 आएगा इसका आंसर। तो बहुत छोटी की वैल्यू की पावर बहुत बड़ी रखने से आंसर 0 आता है। पर यहां सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, और वो सिनेरियो क्या है आप ध्यान से देखो कि मेरे पास एक ये वैल्यू है और उसकी पावर जो पावर में भी है
that is too less. That is too less or not? So too less का मतलब I can write this to be 0.00000000001 like this. So I am just saying I am assuming a number which is quite close to 0 and I am assuming a power which is quite close to 0. Are you getting this or not? How many of you getting this? All right. क्या ये नंबर जो आपके सामने मैंने लिखा है, क्या ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखा है, ये नंबर एक बहुत छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? That's what I'm asking. Don't worry about that. But what I want to explain you, they have a positive number and you have a positive power. So you are going to get something which is positive. ठीक है? But same number if I do this way, understand this. You will understand it immediately. इसकी पावर मैं ये कर देता हूं माइनस. What I am trying to explain you is this. That जैसे मैंने इसकी पावर को पॉजिटिव रखा और जीरो के करीब रखा, यहां मैंने उसकी पावर को क्या रखा है, नेगेटिव रखा है और जीरो के करीब रखा है. इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो उल्टा होगा कि नहीं होगा? यस. सो अगर एक नंबर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये नंबर इंफिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा. ये इंफिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा तो ये जीरो की तरफ ट्रेंड करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा है. ये 1/this हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली. सो कहने का मतलब ये होता है कि जो डिफाइंड नंबर्स होते हैं वो होता है कि इसको जब आप 12th में पढ़ते हो तो इसको लिमिट्स के टर्म्स में पढ़ाया जाता है. बेसिकली कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होता है? जब उसके करीब तुम लेफ्ट से आओ और जब तुम उसके करीब राइट से आओ, दोनों जगह वैल्यूज सेम मिलती हैं, तब वो नंबर डिफाइंड होता है. राइट? मेरा कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 की पावर 4 लिखा हुआ है तो ध्यान से देखो, आप चाहे 2 की पावर 3.9999 करके निकाल लो या आप 2 की पावर 4.00000 करके खूब सारी बार निकालोगे. आप बाद में 1 लगाओगे, यहां 9 लगाओगे. मान लिया आपने 9 लिखा है 1 ट्रिलियन बार और यहां पर आपने 0 लिखा है 1 ट्रिलियन बार, एंड यू कैलकुलेट बोथ वैल्यूज, दे विल बी ऑलमोस्ट इक्वल. तो लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, जब वो एक ही जगह पॉइंट आउट करती हैं, देन दैट मीन्स इट इज अ डिफाइंड वैल्यू. दैट इज द ओनली वे टू डिफाइन ए वैल्यू. कि मैं लेफ्ट से आ रहा हूं बिल्कुल करीब, मैं राइट से बिल्कुल करीब आ रहा हूं, तो आई एम गेटिंग ए क्लोजर वैल्यू एंड देयरफॉर इट इज द डिफाइंड वैल्यू. लेकिन अगर किसी वैल्यू में मैं लेफ्ट से आऊं और किसी वैल्यू में मैं राइट से आऊं और पूरी कहानी ही पलट जाए, तो वो वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती हैं. जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन पहले दिया है 0/0 में, याद है कि नहीं? 1/0 में, सॉरी. मैंने कहा था अगर तुम राइट से आते हो पॉजिटिव वैल्यू के साइड से तो आपको प्लस इंफिनिटी मिलता है, नेगेटिव साइड से आते हो तो आपको माइनस इंफिनिटी मिलता है. आप करके देखो, पॉजिटिव साइड से 0.00 100 बार लिख के 1 लिखो तो ये बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में, और वही नेगेटिव में करोगे तो बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो मतलब पॉजिटिव साइड से अगर हम 0 के करीब आएंगे तो प्लस इंफिनिटी मिलेगा, नेगेटिव साइड से आएंगे तो माइनस इंफिनिटी मिलेगा. दोनों अलग अलग एंड्स हैं. इट कैनॉट हैव ए डेफिनेट वैल्यू. Clear or not? How many of you are getting this point? Tell me. Yes, 0 की पावर नेगेटिव पावर आपका अनडिफाइंड होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव पावर आप लेके घूम रहे हो तो वो आपको 0 दे रहा है, तो नेगेटिव पावर आपको 1/0 देगा ना. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अनडिफाइंड फॉर्म को पहचानना जरूरी है. एंड इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन, इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. ठीक है? बिकॉज आपको बस लॉजिक जानना है कि नंबर्स डिफाइन कैसे होते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नाउ, आपने एक्सपोनेंट देख लिया, अब हमें सर्ड्स को देखना जरूरी है कि सर्ड्स क्या होते हैं, फिर हम सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ पाएंगे. इसके बगैर तो बढ़ ही नहीं सकते. सर्ड्स देखिए क्या होते हैं. जैसे आपने एक सिंबल देखा होगा ना, ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो सबको पता है. आपने देखा होगा भैया क्यूब रूट ऑफ 3, आपने देखा होगा 4th रूट ऑफ 4, मे बी लाइक दिस, राइट. तो आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ
इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं बेसिकली जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं आपके, राइट? जैसे आपने देखा होगा रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, क्यूब रूट ऑफ 3 इर्रेशनल नंबर है आपका, फोर्थ रूट ऑफ 4 इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करके रेशनल नंबर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह के एक्सप्रेशन जिसमें हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो देखो, इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि मान लिया मैं आपके सामने बोलता हूं कि मेरे पास एक कोई नंबर है और वो नंबर ऐसा है कि आई हैव ए नंबर विच इज m x की पावर m, और मैंने कहा ये नंबर मेरा a के बराबर है। व्हाट आई रोट हियर कि x की पावर m क्या है? x को अगर हम m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिलेगा, ठीक है? दैट इज सिंपली द मीनिंग ऑफ इट। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे x निकाल के बता दो, तो कहने का मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तुम्हारे जो एक्सपोनेंट है कि बेस टू द पावर समथिंग अगर a के बराबर है, तो वो बेस किसके बराबर है, ये निकालने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि आपने कहा कि हमने यहां x को मल्टीप्लाई किया है कितनी बार? m बार। x मल्टीप्लाइड m टाइम्स। x को अगर आपने m बार मल्टीप्लाई किया है तो आपको क्या मिला है? a मिला है, राइट और रॉन्ग? और वो भी a की पावर क्या मिला है आपको? 1 मिला है, क्योंकि a की पावर तो वहां 1 ही लिखा हुआ है ना, साफ साफ, और तो कुछ लिखा नहीं हुआ। सो आई वॉन्ट टू फिगर आउट वॉट माई x शुड बी। अब आप बताओ कि आपकी वैल्यू x की पावर m आने वाली है जो कि a के बराबर है। सो आप कहोगे कि मुझे जो x लेना पड़ेगा, ये वाला x बड़ा ध्यान से देखो, यहां a दिखना चाहिए तो मुझे x को a लेना पड़ेगा, और x की पावर में अगर m है तो मुझे देखो यहां m लेना पड़ेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि m इंटू समथिंग मेरा 1 के बराबर आए, तो ये कितना होना चाहिए? ये 1/m होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, तभी ऐसा हो सकता है ना। देखो, x की पावर m तुम्हारा अगर a के बराबर है, तो मैंने कहा मुझे तो यहां 1 लाना है, और अगर मुझे यहां 1 लाना है, तो x क्या होना चाहिए? a की पावर 1/m, तभी इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई होगा और मुझे 1 मिलेगा। तो यहां पर फिर हम इसको बोलते हैं कि तुम्हारा जो x है वो a की पावर 1/m के बराबर होगा। अब अगर मेरा a इस तरह का होगा कि वो बाहर सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर x हमारा a की पावर 1/m है, तो ऐसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मैंने बोला था आपको कि जब आपके पास एक नंबर होगा a की पावर m, तो क्या बोलते हैं उसको? a टू द पावर m, या a मल्टीप्लाइड m टाइम्स। यहां जब भी a की पावर 1/m है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? mth रूट ऑफ a। ये आपका mth रूट है a का। mth रूट का मतलब क्या हुआ? mth रूट का देखो सिंपल सा मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर a डाल देंगे अंदर और यहां पर m लिखेंगे, तो ये रूट का सिंबल है। और अगर ये mth रूट है, a की पावर 1/m है, तो यहां m आएगा mth रूट, और ये वैल्यू आपकी a आएगी। क्लियर हो सभी को? तो जो एक्सपोनेंट है उसी का यूज करके आपका सर्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं सर्ड एक्सप्रेशन। बट ये इस पे भी डिपेंडेंट करता है कि a की वैल्यू क्या है। अगर a ऐसा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 16 की पावर 1/2। 16 की पावर 1/2 का सिंपल सा मतलब हुआ, दो तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये बनेगा 4 की पावर 2 इंटू 1/2, ये हो गया 4 की पावर 1। इंटीजर मिल गया आपको, सर्ड का कोई टर्म ही नहीं बचा। सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 16 की पावर 1/2 इज स्क्वायर रूट 2, जिसको हम लिखते नहीं यूजुअली, स्क्वायर रूट में आप ये ना लिखो तो भी चलता है, तो ये 4 के बराबर हो गया। लेकिन जब ऐसा होगा, लेट से मैंने आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया और मैंने आपको नंबर दिया कि मेरे पास है 18 की पावर 1/2, बहुत ध्यान से देखना। सो 18 की पावर 1/2 इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 18 का मतलब ये होता है कि मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 2।
अब देखो जब यहां स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब होता है ये जो एक पेयर है, जब 3 इंटू 3 का पेयर बनेगा तो ये बाहर 3 आ जाता है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये बनेगा आपका 3 स्क्वायर। बेसिकली ये वैल्यू तुम्हारी क्या है, ये है 18 की पावर 1/2 है कि नहीं है। अब आप कहोगे 18 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2। अब अगर इसको तुम खोलोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 3 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 3, और ये हो गया आपका √2। तो यहाँ देखो सर्ड का टर्म बच गया। ये तो आपको पता है डायरेक्टली कि यहाँ 3√2 होता है, बट ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूं कि कैसे होता है। तो ये जो सर्ड वाले एक्सप्रेशन है ना, इनका मतलब समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा a जो है, a का क्यूथ रूट किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे a की पावर 1/q के बराबर होगा। क्लियर है। क्यूथ रूट का मतलब क्या हो गया, a की पावर 1/q। तो यहां जो सिंबल है ना ऐसे, इसके ऊपर अगर q लिखा है तो ये पावर में 1/q जाएगा। तो एक्सपोनेंट में क्या लिखते हो आप, a की पावर सीधा लिखते हो, यहां पर उसी को रिप्रेजेंट किया है। अगर वो रिवर्स में है तो उसको हम सर्ड एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इस तरीके से। अब देखो हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर एक्सप्रेशन, बट बिफोर आई मूव इनटू इट, राइट, लेट अस सी सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन्वॉल्विंग सर्ड। चीजें कहां थोड़ी सी चेंज होने वाली हैं और कहां नहीं होने वाली। तो देखो सर्ड एक्सप्रेशन में आपको सबसे पहले यही समझना है कि अगर मैंने आपके पास लिखा है यहां पर mth रूट ऑफ a, तो ये क्या होगा आपका a की पावर 1/m। दूसरा सेकेंड पॉइंट आपको देखना है, वो सेकेंड पॉइंट जो आपका आने वाला है वो ये आने वाला है कि अगर आपके सामने मैंने लिखा यहां पर देखो ध्यान से, mth रूट ऑफ a इंटू b, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू a इंटू b की पावर 1/m, which in turn will be equal to a की पावर 1/m इंटू b की पावर 1/m। ओके, क्लियर। देखिए सर्ड्स एंड इंडिसेस में जो इंडेक्स होता है आपका वो एक्सपोनेंट ही होता है, तो टेंशन मत लो। हाँ जी, सेम चीज है। तीसरा, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a/b और यहां पर मैंने लिखा है mth रूट, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे बेस मेरा एक हिसाब से a/b है और यहां पर पावर में क्या आएगा आपका 1/m आएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a की पावर 1/m अपॉन b की पावर 1/m, विच आई कैन राइट एज a की पावर 1/m इंटू b की पावर, अगर 1/m को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या ये माइनस बनेगा, सो इट विल बी b की पावर -1/m। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, अगर मेरे पास यहां पर लेट से है mth रूट ऑफ a इंटू यहां पर है मेरे पास mth रूट ऑफ b, राइट, विल दिस बी इक्वल टू लाइक दिस, क्योंकि ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, a की पावर 1/m इंटू b की पावर 1/m है कि नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू b की पावर 1/m, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं mth रूट ऑफ a b, यस, एक्चुअली में ये यहीं से निकला है, दिस इज इक्वल टू mth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b, सेम चीज है। कहां m होगा, 1/m ही होगा ना, सही है ना सब। प्लीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन और एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस। n को मैंने m से रिप्लेस कर दिया, कहां पर, फोर्थ में गलत लिखा है, अच्छा ठीक है, अब सही है, ठीक है, मेक सेंस। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यह है मेरा mth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई mth रूट ऑफ b, यस। सो अगर मेरा mth रूट है a अपॉन b का पूरा, तो इट इज mth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई mth रूट ऑफ b ऑल्सो।
सही है ना? अब ओके, क्लियर है सभी को? तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्ड. देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट विल सी, बट अभी आपको एटलीस्ट इतना समझना है. कुछ और भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपको समझना है. पॉइंट नंबर 5, मान लिया आपके सामने मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर मेरा mth रूट है, ध्यान से देखना, और ये mth रूट देखो मैं किसका लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं a की पावर m है मेरे पास, ठीक है, इंटू b की पावर मेरे पास 2m है, इंटू c की पावर मेरे पास 3m है, राइट. सो व्हाट विल डू इन दिस केस, आप कहोगे देखो सिंपली बात यह है ना कि a की पावर m, अगर m बार मौजूद है तो वो बाहर a आ जाता है सीधा. b की पावर m जो है 2 बार मौजूद है ना, b की पावर 2m है बेसिकली, तो आई कैन से इट इज b स्क्वायर की पावर m. अगर b स्क्वायर m बार मौजूद है और mth रूट निकालना है तो यहां सीधा बाहर b स्क्वायर आ जाएगा. यहां ऐसे c क्यूब जो है वो m बार मौजूद है और यहां mth रूट में निकाल रहा हूं तो बाहर सीधा क्या आ जाएगा, c क्यूब आ जाएगा. बेसिक सिंप्लीफिकेशन है जो आपको आना चाहिए, इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. छठवां पॉइंट देखिए आप, मान लिया आपको मैंने वैल्यू दिया है mth रूट ऑफ a और इसकी पावर मैं लिख रहा हूं मान लिया n, तो ये क्या बनेगा, आपको ये जो वैल्यू है अंदर यह है a की पावर 1/m है कि नहीं है, पावर में क्या है n, तो क्या है a की पावर n/m बनेगा. यस, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको बस सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू पता है a की पावर 1/m है, n गया. अब आपको सर्ड की प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सपोनेंट में पढ़ा ही चुका हूं मैं कि a की पावर समथिंग है और पावर में समथिंग है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो n/m बन गया यहां पर. ठीक है. पॉइंट नंबर 6, अच्छा मान लिया मैंने आपके सामने ऐसे लिखा, यहां पर मैंने लिखा है mth रूट ऑफ a, राइट, फिर मैंने एक ऐसे लगाया सिंबल और यहां लिखा मैंने n. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे nth रूट निकालना है किसका, mth रूट ऑफ a. आई कैन राइट लाइक दिस, nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a. तो पहला काम आप क्या करोगे, इसका mth रूट निकालोगे. सो अगर मैं इसका mth रूट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताओ, इधर लिखो. सो आप कहोगे ये बेसिकली वैल्यू इसके बराबर है, यहां n है, यहां बनेगा मेरा a की पावर 1/m पहले बनेगा, मैंने ये m रूट का सिंबल हटा दिया, ठीक है, तो a की पावर 1/m बनेगा. अब फिर मैं क्या करूंगा, अब फिर मैं nth रूट का सिंबल हटा दूंगा. सो मैं कहूंगा मेरे पास यहां 1/m है और बाहर अब पावर में 1/n आ जाएगा, क्योंकि एक रूट हटाता हूं तो पावर में 1/, आता है जो भी अंदर होता है उसका. तो क्या ये वैल्यू आपकी a की पावर 1/mn हो गई. यस, हुई कि नहीं हुई, यस और नो, से यस कि ये वैल्यू आपकी पावर में क्या हो गई. ओके, सभी को फाइन समझ में आ रहा है कि नहीं. तो अगर आप एक छोटी सी सिमिलैरिटी देखो कि जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो आपने कहा था देखो a की पावर mn आएगा. सर्ड बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, आपने कहा यहां पर हमने ऐसे किया है, तो ये वैल्यू कह रहा है कि a की पावर 1/mn आएगा. ट्रू और फॉल्स, परफेक्टली ट्रू. ठीक है, यहां पर क्या है, चूंकि मुझे पता है ये पावर 1/, में होता है तो ये 1/m 1/n मल्टीप्लाई होकर 1/mn दे देगा. फाइन और नॉट, यस. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यू ऑल नीड टू टेल मी. प्रॉपर्टी नंबर 8 आ गया कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पर n और यहां पर मैं लिखता हूं आपके सामने m और यहां लिखता हूं a और यहां पर तुम्हारे सामने मैं लिखता हूं लेट्स से m और यहां लिखता हूं मैं n और यहां लिखता हूं a, will there be any difference or they will be equal? They are going to be equal, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी 1/mn बनेगी और यहां पर भी ये वैल्यू आपकी a की पावर 1/, प्रोडक्ट ही लेना है ना 1/ करके,
mn बनेगी, दे आर इक्वल। सिमिलरली अगर हम सर्ड में इस चीज को देखते तो कैसे देखते, हम कहते मैं a की पावर m की पावर n लू या फिर a की पावर n की पावर m लू, दोनों बराबर थे कि नहीं? यस, यहां भी a की पावर mn बनता और यहां भी a की पावर mn बनता, दोनों इक्वल है कि नहीं? दे आर सेम। इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर 2 एक्चुअली, इट इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने कहा मेरे सामने एक नंबर है, यहां पर x है, यहां पर y है, यहां पर मेरे पास z है, ठीक है। एक मिनट, x रूट अंदर गया मैं, ये हो गया y रूट और ये हो गया मेरा z रूट ऑफ a, ठीक है। ये आपको पता है क्या बनेगा? a की पावर 1 अपॉन, इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे याद रख लेते हो? मुझे कुछ याद नहीं है ना, मैं कुछ रटता नहीं हूं, मैं तो लॉजिक से लिख रहा हूं भैया सब कुछ। ये कैसे तुम्हें लग रहा है कि मुझे याद है? कुछ नहीं याद है मुझे, ये है कि नहीं है? अब आपको बताओ कि कब कब ये संभव होगा, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट मुझे लाना है, तो आप कहोगे बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं। यहां पर आप कहोगे कि देखो ऐसा है, देखो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड कब कब आएगा? एक्स वाई जेड कर लो, या वाई एक्स जेड कर लो, या वाई जेड एक्स कर लो, या एक्स जेड वाई कर लो, या जेड एक्स वाई कर लो, या जेड वाई एक्स कर लो, 6 बार आ सकता है। तो आपको पता है इनको किसी भी ऑर्डर में लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर ही आएंगे। जैसे मैंने अगर कहा यहां पर वाई लिखूंगा, फिर मैं यहां पर एक्स लिखूंगा, फिर मैं यहां पर जेड लिखूंगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? यस। ऐसे ही मैं कहूंगा यहां पर मैं लिखूंगा y, यहां पर मैं लिखूंगा z, यहां पर मैं लिखूंगा x, क्या ये बराबर होगा? यस। ऐसे करके ना तुम ये 6 लिख लो इस तरह से, दे विल बी इक्वल, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट हो रहा है 1 अपॉन का। सो अगर प्रोडक्ट हो रहा है 1 अपॉन का, अगर ये एक्स वाई जेड तुम्हें यहां दिख रहे हैं और आखिरी टर्म बराबर है, एक्स वाई जेड दिख रहे हैं, मतलब सेम नंबर्स दिख रहे हैं, वो किसी भी ऑर्डर में हो, अगर आखिरी टर्म बराबर है तुम्हारा, तो वो एनीवे प्रोडक्ट में बराबर हो जाएंगे। सो आई डोंट केयर, यू जस्ट डू इट। सेम चीज आपकी इंडिसेस में भी ट्रू है। आपने कहा a की पावर x लेंगे, पावर y लेंगे और पावर z लेंगे, लेट्स से, तो यहां भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट होना है सबका। सो a की पावर x की पावर y की पावर z जो होता है अल्टीमेटली वो बनेगा a की पावर x y z। अब ये आप ऐसे भी लिख सकते थे कि a की पावर y पहले लिखेंगे, फिर हम x लगाएंगे, फिर हम z लगाएंगे। यू टेक एनी ऑर्डर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल। बेस अगर सेम है और यहां पावर्स में और यहां सर्ड की जो ये वैल्यूज आपको दी हैं, इफ दे आर इक्वल, दे आर गोइंग टू बी इक्वल ऑलवेज। ओके, रोहित कुमार एप्ट्रिक्स, 9:30 बजे से पहले कोई भी बकवास नहीं करनी है। आपकी जेन्युइन क्वेरी भी बकवास समझी जाती है अगर वो क्लास से रिलेटेड नहीं है तो। 9:30 बजा है क्या? अभी नहीं बजा ना? 9:30 बजे के बाद देना, आपको गालियां सुन लूंगा मैं, अभी नहीं। अभी पढ़ लो, ये इतनी अच्छी सी चीजें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मजा नहीं, तुम्हें लग रहा है आर्ट पढ़ा रहे हैं तो लाइन वाइन खींच रहे हैं, क्या सीखना है इसको? हाँ, बाद में रोओगे कि हमें समझ में नहीं आया सर, ऐसे काम मत करो। क्लियर है कि नहीं? ये चीज सभी को समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी करके? फाइन, मेक सेंस। अब जरा ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 9, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा देखो ये होगा अब कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिख रहा हूं, लेट से रूट ऑफ a, यहां पर लिखा मैंने, या ऐसे लिखो, मैंने यहां पर लिखा है तुम्हारे सामने 2 की पावर 36, ध्यान से देखना। ओके, फिर मैंने कहा पहले क्यूब रूट निकालो, फिर मैंने कहा फिर से क्यूब रूट निकालो, फिर मैंने कहा फिर से क्या करो ना, ये निकालो। 2 की पावर 36 है, ऐसे करना है। सो आपको अब मालूम है कि यहां 2 की पावर 36 लिखा जाएगा और ऊपर क्या आएगा, 1 अपॉन में ये सारी वैल्यूज गुणा होने वाली हैं। 3 तरीका 9 दूनी 18, बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 2 की पावर 36 इंटू 1/18, 2 की पावर 2 बन गया, कितना आ गया? 4 आ गया।
Is it clear or not? Okay, fine. Make sense? ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? Yes. Look at this example. $1296, उसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट, देन फोर्थ रूट. ठीक है, कैसे करोगे? आप कहोगे आपके पास यहां 1296 लिख लो. ओवरऑल पावर में कितना आएगा? 1/2 6 चौके 24, ये बनने वाला है. अब देखो जो 1296 तुम्हारे पास है ये बेसिकली होता है आपका 36 का स्क्वायर. 36 के स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा? 6 की पावर 4. सो अल्टीमेटली जो मेरे पास नंबर है वो ऐसा है. तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 6 की पावर, ये 4 से 4 कटेगा और ये बनेगा 1/6. दैट्स योर आंसर. यानी मैं कह सकता हूं ये वैल्यू जो बचेगी मेरे पास 6th रूट ऑफ 6 बचेगी. क्लियर है? ओके. रोहित कुमार अभी भी नहीं बोल रहे हैं आपको. 9:30 बजे का मतलब ये नहीं होता कि 9:30 बजे बजते ही आप विद्रोह खड़ा कर दो. जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद. प्लीज. सीखने आते हो या खाली बस यहां पर ये बताने आते हो कि आप ऐप से खुश नहीं हो? वो समस्या मैं समझता हूं कि गंभीर समस्या होगी, कुछ दिक्कत होगी, पर जब सीखते समय ये बात करते हो तो बुरा लगता है. Because I cannot do anything when I am discussing the question. I can only do after the class is over. Clear है? So बाकी सवाल कल करेंगे. I just try to give you a brief glimpse of this because it is important. And फिर कल बहुत सारे केस करेंगे actually. Important ones जो simplification में need है. Okay. कमिंग नेक्स्ट. ओके, 3 चीजें हैं. देखिए अगर आपको कोई भी सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक मैंने आपको बोला है कि info@examo.com पर आप कंप्लेन कर सकते हो. एक टिकट नंबर आएगा उसके बाद, और अगर आपका टिकट रिजॉल्व नहीं हुआ है 24 घंटे में, कोई कांटेक्ट आपसे नहीं किया गया है, आपसे कुछ नहीं बताया गया है, तो आप मुझे अपना टिकट नंबर क्लास के बाद बता सकते हैं. ठीक है, समझ में आई मेरी बात की नहीं? पहली चीज, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बोलने से मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि डिवाइस स्पेसिफिक इश्यूज में हमें लॉग कलेक्ट करना पड़ता है. डिवाइस का एक टूल है अंदर लॉग कलेक्शन का, जिसको आप शेक करते हो मोबाइल ना, जब आप ऐसे शेक करते हो तो वो टूल खुलता है. उस टूल से हम लॉग देखते हैं आपके डिवाइस का कि कहां प्रॉब्लम आ रही है. लॉग के बाद टेक्निकल टीम उसको चेक करती है. मैं चेक नहीं करता हूं, टेक्निकल टीम करती है. दूसरा आपका है चैट विद अस ऑप्शन करके. ठीक है, जो भी ऐप में मौजूद है, आप ऐप में जाओ, चैट विद अस का ऑप्शन यूज करो. तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉल का. सो अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है. पहला काम आपको यह करना है श्रीमान जी, जो भी थे, नाम भूल गया हूं, आप यहां पर एक टिकट रेस कर दो. मुझे वो टिकट नंबर बताओगे तब मैं टीम से पूछ पाऊंगा कि यार इसका टिकट 24 घंटे हो गए, आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया. देन आई कैन आस्क देम क्वेश्चंस. पर अगर आप सीधे आके बस बोलोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं. देखो कोई भी समस्या जो होती है ना, उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना पड़ता है ना. तो उसके लिए कुछ तरीका है, ये तरीका है. ठीक है, आप मुझे ये करके दो कि भाई मैंने अपना इशू रेस कर दिया और मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया. वैसे अभी क्रिसमस है, आज छुट्टी है, ठीक है, तो आज कोई मिलेगा नहीं तुम्हें. और एक चीज ये भी समझते हैं कि देखिए नया ऐप है, कोई भी ऐप होता है, उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं. बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 97 to 98% स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है. 2-3% केसेस हैं जहां प्रॉब्लम है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज ए प्रॉब्लम, बट वो हमेशा होता है.
वो हमेशा होता है, किसी भी ऐप में होता है, उनको हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। डिवाइस स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं तो उसको हमें चेक करना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है, बग क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर वीडियो रिलेटेड प्लेबैक इश्यूज हैं तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को इवन हम लोग ऑर्डर करके चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देन हम उसका जो ऐप अपडेट होता है वो रिलीज करते हैं टेस्टिंग के बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेशन मुझे आपसे चाहिए कि क्लास में डिस्टर्ब मत करो आप, बाद में ये चीजें, मुझे टिकट नंबर दो ना, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल अकाउंटेबल हूं इस चीज के लिए। ओके, आप यहां पर टिकट रेस करो और अगर आपके टिकट पे कोई एक्शन नहीं होगा, छुट्टी छोड़ के 24 घंटे में वो आपसे पहली बार जरूर कांटेक्ट करेंगे। छुट्टी होगी तो नहीं करेंगे, अभी ईयर एंड का टाइम है, थोड़ा बहुत समझ लो, छुट्टी पे लोग जा रहे हैं, फ्राइडे आज क्रिसमस थी काइंड ऑफ, तो अभी थोड़ा सा ईयर एंड में थोड़ा चैलेंज होता है। बट यू रेज दिस, फॉलो द प्रोसेस एंड लेट मी नो। आप मेरे को आगे टिकट नंबर अपना बता देना, मैं लिख लूंगा, डायरी रखता हूं बगल में अब मैं, ठीक है। तो आपको समस्या नहीं होगी, हमारा प्रयास यही है, ठीक है। हमारी कंपनी की जो वैल्यूज हैं, हर कंपनी की एक वैल्यू होती है, हमारी कंपनी की भी वैल्यूज हैं, उसमें पहली जो वैल्यू है वो यही है, डिलाइटिंग लर्नर्स। Learner delight is our value of the company. So we always try to make best effort to keep you delighted, not happy, delighted. Delight करने का मतलब होता है वो happiness से भी ऊपर लेवल का चीज है। So we work on that principle. But yes, there are issues which takes little time, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी परेशानी होती है। Okay? Fine. समझ में आया सभी को? तो प्लीज फॉलो करिए इन स्टेप्स को और फिर मेरे को यार बोलो, मेरे को टिकट नंबर दोगे तब मैं उनसे पूछ पाऊंगा, वरना क्या होगा, आप हवा में बोल के आप चले जाओगे, हवा में बोल के मैं चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे किसका इश्यू था, तो मैं क्या बोलूंगा आपका नाम, कि एक लड़का था क्लास में उसने ऐसा बोला था, मैं क्या बोलूंगा उनको, नहीं बोल सकता ना कुछ, ठीक है। आई नीड टू टेल देम ओके दिस इज द इशू, दिस इज द टिकट नंबर, प्लीज लुक इनटू इट। ओके, देखिए a की पावर 3 और b की पावर 4 में रेशियो क्या होगा, a और b का, ऐसे रेशियो नहीं निकलता है। a की पावर 3 और b की पावर 4 बराबर है तो बताओ a और b का रेशियो क्या है। कुछ सवाल करोगे तो समझ जाओगे। ओके, कल क्लास होगी कि नहीं होगी, आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल मेरा कोई काम तो नहीं है, सैटरडे नहीं होगी कल। आठ से 10 कर सकते हैं क्लास, आ जाओ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो भी है वो 11 AM से शुरू होगा, ठीक है। कम टुमारो, विल डू द क्लास। देखिए कृष्णा, डू नॉट वरी अबाउट द वैलिडिटी पार्ट, दोज हु एक्सटेंड took 6 months validity and since course got late due to me, though I was teaching more detailed, but still I am taking responsibility because मैं थोड़ा क्या कहते हैं, वो था, बीमार हो गया था बीच में ना, डेंगू भी हो गया था, तो मैं वो मानता हूँ और इसलिए मैंने सबकी वैलिडिटी को बोल दिया है कि जब तक कोर्स खत्म नहीं हो बढ़ा दें। उनको जिन्होंने 6 महीने का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, जो वाकई में कोर्स खत्म करने आए थे, ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करो, भी पढ़ते रहो, वो इश्यू नहीं होगा। ओके, तो बता दो कल आना है कि नहीं आना है, रिवाइज करना है तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मंडे टू फ्राइडे हो गई है क्लास। कोई नहीं, कल रेस्ट ले लो, रिवाइज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नोट्स वोट्स बना लेना अच्छे से, है ना। नया टॉपिक शुरू हुआ है तो मंडे को ही करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है, बट 2 क्लास और लगेगी मुझे, थियरी मतलब इन द सेंस की बेसिक चीज़ें बताने के लिए, एक्सप्रेशंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर हम बढ़िया से सवाल करेंगे खूब सारे, तो आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। ओके, आ जाओ, कल आ जाओ, नहीं आना है, आना है, आएंगे, नो सर नो क्लास, कोई नहीं, रिवाइज करो, ठीक है, दैट्स ऑल्सो ए गुड आइडिया, गुड आइडिया, रिवाइज कर लो कल।
फाइन। सो थैंक यू सो मच। कल कोई क्लास नहीं होगी, संडे को भी कोई क्लास नहीं होगी, रिवीजन करो और मंडे को आओ, ठीक है? मंडे को बात करते हैं, फिर हम आगे का प्लान भी डिस्कस करेंगे अगले वीक में। ओके, डू नॉट वरी, वी आर ऑन ट्रैक, वी आर लर्निंग इन ए गुड वे एंड आई एम रेडी टू स्पेंड टाइम विद यू। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बी हैप्पी। रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए नोट्स बनाओ, प्लीज 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 प्लीज। ओके, ऑलराइट। दिमाग सैचुरेट हो जाता है, फिर रिलैक्स करने में बहुत टाइम निकल जाता है, तो दिमाग, ये कौन सा रिलैक्सेशन है तुम्हारा? और सैचुरेशन कहां आता है? देखो, अगेन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, you need relaxation, right? That's very important, because if you will not relax, you will not function to the optimum level. So do not get fed up, give yourself relaxation, it's important. मैं तो बार बार बोलता हूँ कि ये हफ्ते में एक दिन में कम पढ़ा करो, मत पढ़ा करो, that's okay. थोड़ा सा पढ़ा 2-3 घंटे, फिर रेस्ट ले लिया, उस दिन रिलैक्स कर लिया। बट मुझे नहीं लगता है कि आपका सैचुरेशन इसकी वजह से हो रहा है कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका सैचुरेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच। योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दिस और दैट एंड यू आर मोर वरीड। दैट मे बी द रीजन ऑफ सैचुरेशन। सो इवन व्हेन यू रेस्ट, यू कैनॉट रेस्ट। इफ यू आर नॉट calm, you are not composed, you cannot rest. Can you? No. And during preparation, I don't think there will be saturation coming up so early. No, अभी तो एग्जाम 5 महीना लेट है यार, अभी कहां से सैचुरेशन आ जाएगा तुम्हारे पास? अभी तो सीखने का है। तो एक तो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दो, राइट? ऑब्जेक्टिव, देखिए रोहित, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूं कि आप ये कर लो। आप करके मुझे टिकट नंबर दे देना महाराज, प्लीज। सो वी आर नॉट डिफरेंट, यू एंड मी आर वर्किंग टू मेक दिस कोर्स सक्सेसफुल, बट लेट अस फॉलो द प्रोसेस एंड गो थ्रू दैट। वरना सपोर्ट ऐसे नहीं होता कि आप, जैसे आपने मुझे बोल दिया, यू गिव मी सम कंक्रीट थिंग कि भाई ये मेरा टिकट नंबर है सर, ये ले लो और मेरा करवा दो काम। तो मैं पूछूंगा टीम से कि क्या हुआ इस बच्चे का। तुम्हें ब्लॉक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट जब क्लास चल रही है उस बीच में आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, वो गलत है। एनीवे, मैं जहां था वहां आ जाऊं। सो मैं ये समझा रहा हूं कि देखो, ऐसा है कि फर्स्ट यू चेंज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज एवरी डे टू क्रैक द एग्जाम। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। यू आर नॉट पैशनेट टू लर्न। If your objective of learning every day is just to crack the exam, it's a very hard working process for you, है कि नहीं है? बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी करने लगो कि यार मैं मैथ्स को इतना अच्छे से सीख रहा हूं, ठीक है, मैं नई चीज सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, मेरी रीडिंग हैबिट अच्छी हो रही है, मैं अगर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा हूं तो मेरे को देश दुनिया के बारे में कुछ पता चल रहा है। सो इफ योर ऑब्जेक्टिव इज दैट ओके, यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम एंड यू आर लर्निंग ऑल्सो, यू आर इनहैंसिंग योरसेल्फ और नॉट, यस? सो इट्स अ वेरी विन-विन डील एक्चुअली, वेरी विन-विन सिचुएशन इन लाइफ। इट्स अ गुड थिंग। सो एक तो अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, दूसरा, यस, सम फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, डू दैट। और आप टायर्ड या सैचुरेट मेंटली होते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा, बिकॉज यू थिंक टू मच। ओके, आप बहुत ज्यादा सोचते हो और उससे अपने आप को ज्यादा थका लेते हो। आप सोचिए, एनालिसिस करिए, दैट्स अ गुड थिंग, बट अननेसेसरी वरी, टेंशन में सोचना बेवकूफी है। देखिए, वैलिडिटी के जितने भी केसेस हैं दीप, देयर इज ए प्रोसेस, प्लीज टॉक टू द टीम, दे नो how to proceed with that. Okay, so please talk to the team if you have any confusion about it, क्योंकि मैं सारी चीजों को लेकर अवेयर नहीं हूं, ठीक है? ब्रिलियंट स्टूडेंट ही पढ़ेगा एग्जामों पे, ओनली इडियट नहीं। रोहित, देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, आप यहां लड़ाई करने आए हो बाकी बच्चों से और मुझसे। दैट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व एनीथिंग एक्चुअली।
इतनी देर में आपने शायद टिकट जनरेट करके मुझे अगर टिकट नंबर दे दिया होता तो मैंने अभी जाके टीम से बोल दिया होता कि भैया ये बच्चा है, इसका केस प्लीज प्रायोरिटी में देख लो, ठीक है। बट यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट्स द प्रॉब्लम। सो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, क्योंकि ऐसे तो तुम मानोगे नहीं, है ना, कि मेरी बात मान लीजिए, आप यहां टिकट रेस कर दीजिए, ठीक है। राम, मैंने बोला आप टीम से बात करिए, राइट, दे विल टेल यू, डोंट वरी। I have given them instructions because batch has been delayed from my side. So those who took 6-month validity should not suffer. They came here to complete the batch. So let them complete without extra fee for 6-month people. Okay. So you can talk to them. They will do the needful. Fine. So do not worry about this. क्या कहते हैं? We are on track. Don't worry. Our course is going on track. You are learning. That's a wonderful thing, and we have a lot of time. सैकत, आपकी भाषा मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है, बट anyway understand how much extra time we are giving to the 6-month people, because we committed that we will complete the course in 6 months, right? We could not. So we are giving them time because that's the right thing to do. 1 year people have sufficient validity right now. So अभी आप शांत रहिए, ठीक है, बाद में बात करेंगे आपके बारे में, ठीक है। So because somebody else is getting little benefit because of my fault, you should not envy them at least right now, है ना। क्लास में नींद आता है तो क्लास में मत आइए, सोइए घर पे। नींद तभी आएगा जब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, या तो मैं खराब पढ़ा रहा हूं, या तो बोरिंग पढ़ा रहा हूं, या आप इन्वॉल्व नहीं हो, सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर? सो फाइंड आउट व्हाट इज योर रीजन एंड देन वर्क ऑन दैट। ओके, चलो अभी घर जाओ। और कुछ लोग सवाल पोस्ट कर रहे थे कि इस केस में क्या होगा, अगली क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे, है ना। ऑल राइट, चले निकलूं? स्नान नहीं करता इसलिए नींद आती है, तो कर लो तो तुम्हें पता है। अच्छा, वो आप सजेस्ट कर रहे हो उनको, अच्छी बात है। सैकत, मैंने आपके कमेंट को लेके एक ऑब्जेक्शन रेज किया, ओके, फिर भी आप वही कमेंट कर रहे हो। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो क्लास के, मुझे ऐसा लगता है। सो प्लीज डोंट डू थिंग्स दैट I take any action. I don't want to. Clear? Look, the videos are not asset. If you are maintaining the notes, I tell you, do not ever watch a video twice. Okay? Don't ever watch a video twice. You just make your notes, revise your notes. So those who are having 1 year validity, maintain your notes. Your course will be over. You will have notes. Why do you want to see me again and again? There are some people who get bored and sleep in the class. I'm not Ranveer Singh, ना कि तुम्हें मुझे देख के बार बार मजा आएगा। ऑब्वियसली नहीं आएगा, मैं कोई एक्टर थोड़े ना हूं। So why do you want to see me again and again? Okay, so let's not talk about something which is very far. Let that time come. We'll find some way for you also.
ओके, घर जाइए, मिलते हैं मंडे को अब। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस। हाँ, मैंने कल क्लास में बताया था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने की वजह से मैं कई वर्षों तक इसको मेरी क्रिसमस नहीं जानता था, मैरी क्रिसमस, ठीक है, बिकॉज द ओनली इंग्लिश वर्ड विच वॉज वेरी पॉपुलर वॉज मैरी एमंग हिंदी स्टूडेंट। तो ये मेरी क्रिसमस नहीं था हमारे टाइम पे, बहुत सालों तक ये मैरी क्रिसमस चला है, ठीक है, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बट लेटर ऑन I learned it's not marry, it's merry Christmas, right? ये हिंदी माध्यम के छात्रों की एक अलग विडंबना है कि जब वो किसी शब्द को सुनते हैं ना तो उनका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग होता है। जो जानते हैं वहीं से होगा ना। तो हमने मैरी मैरी सुना तो हमको लगा मैरी मैरी चल रहा है काफ़ी सालों तक। मुझे तो याद है जब पहली बार मुझे फ़ोन मिला था किसी का, तो क्रिसमस, उन्होंने कहा कि मेरे को क्रिसमस विश करना है किसी को, तो मैंने मैरी क्रिसमस लिखवाया उनको। मैंने कहा लिख के भेजो। ओके, बट अभी तो फिर भी आई थिंक ज़्यादा सही चीज़ें हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है इतना बढ़िया, तो वहाँ पर ना आपको चीज़ें पता चल जाती हैं ज़्यादा जल्दी। उतना इन्फॉर्मेशन गैप नहीं जितना पहले था, पहले इन्फॉर्मेशन गैप बहुत ज़्यादा था। केक खाएंगे क्या? देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ ना, मैं बहुत कम चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ लाइक दिस की, है ना। हम उस माहौल से आए जहाँ पर हमारा बर्थडे वाले दिन नहीं मनाया जाता था। जो दिन होता था डेट, वहाँ तिथि के हिसाब से बर्थडे चलता है। आज भी हमारे जो पेरेंट्स हैं मेरे, दे नेवर विश मी ऑन माई बर्थ डेट, ओके, दे एक्चुअली डोंट विश मी एट ऑल, ठीक है। सो इतना वो नहीं होता, इतना ज़्यादा कॉल करके बोलने वाला गेम नहीं है। कभी उनको याद रहता है 5 साल में एक बार तिथि वाले दिन, तो फ़ोन कर देंगे हमको कि आज तिथि से तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा, मम्मी से बात हो जाती है उस मामले में। तो ये सब केक का सिस्टम शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ ये हुआ कि बर्थडे होता है, केक चलते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। बट दिस डज नॉट, यू नो, इट नेवर हैव ए फैंसीड वे इन माई माइंड, नेवर। सो आई डू नॉट फील कि अच्छा चलो क्रिसमस है तो आज केक होना चाहिए, नो। मे बी अगर कुछ काम कम होगा तो मैं थोड़ी सी किताब पढ़ लूँगा, बुक पढ़ लूँगा, अच्छा लगता है पढ़ना। बहुत सारी किताबें लेकर आया हूँ मैं कुछ दिन पहले, 25 किताबें, ठीक है। आई लव टू रीड दैट, या द्वितीय तृतीय काइंड ऑफ। दीप, मैंने क्या बोला कि लुक, यू से एनीथिंग टू मी, आई विल ओनली बी एबल टू टेक समथिंग एक्शन व्हेन यू रेज द टिकट हियर, ओके। You raise the ticket. If there will be any issue, we have weekly meetings with team. We discuss all kind of issues, support, sales, whatever. You send your issue here, then it will be logged in. Orally मैं अभी दिमाग में लेके जाऊंगा तो मैं उतर जाएगा अभी सब, okay? So you just celebrate the way you feel like. तो हमारे यहाँ क्या हुआ, ऐसे सेलिब्रेशन होते ही नहीं थे कभी। तो जब उस तरह के सेलिब्रेशन नहीं होते तो मैं बहुत ज़्यादा उससे अटैच नहीं होता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली मुझे उस तरह के सेलिब्रेशन में बुरा लगता है। बुरा इन द सेंस कि आई डू नॉट वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एनीवेयर, रियली आई डोंट लाइक इट। जैसे मान लिया ऑफिस गए और ऑफिस में ये हुआ हैप्पी बर्थडे, आई डोंट लाइक इट, इसलिए नोबडी नोज माई बर्थडे इन ऑफिस। दोज हु नो, दे नो कि इट शुड नॉट बी पब्लिसाइज्ड, क्योंकि फिर अच्छा नहीं, दूसरों के उसमें खड़ा होना अच्छा लगता है ना, बिकॉज देन यू आर नॉट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, समवन एल्स इज। तो सबका अपना अपना वो है ना नेचर, इट्स नॉट गुड और बैड, इट्स अबाउट कि जैसे आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है जिस तरीके से, उसका असर होता है थोड़ा बहुत। तो यू डेवलप सम काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस कि चलो मैं ऐसा ही मिनिमल रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही है। कॉलेज में बताऊँ आपको, जब मेरा बर्थडे होता था मैं भाग जाता था, 1 साल रुका, तो वहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इंटायर हॉस्टल इज़ देयर एंड
दिस एंड दैट, मेरे को पसंद नहीं है तो मैं अगले साल से निकल जाता था वहाँ से, कहीं रहता ही नहीं था हॉस्टल में, लोगों के बर्थडे में पार्टिसिपेट करता था। आई लव टू डू दैट, बट खुद में इतना पसंद नहीं था मुझे। आप मैथ्स पढ़ाते कभी बोर नहीं हुए? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, very nice question, right? So when I wanted to become teacher, I'll just share and then I'll close the class. This was one question going through my mind continuously, that doing the same work again and again, one, I get bored. This was the first question I asked, because definitely I would not like to do something for some time and I get bored out of it. Okay. So what I did is that I never put myself into one activity. If you look at many teachers, they teach 12 hours a day, 14 hours a day, especially in offline coachings. 14 से 16 घंटे वो रोज पढ़ाते हैं. I have never taught in that routine because I knew, because if I'll go to that scale, I'll get bored. Any good thing you cannot do throughout the day. And if you do it every day, 12 hours, it's not going to work, na? So I never taught for 12 hours a day, except for 1 or 2 months when it was required. So I do a lot of activities. I don't only teach, I do a lot of activities. So, and yeah, the day I'll get bored, I'll leave teaching, because there is no point wasting your life in something which is making you bored. So I'll take a step back, I'll keep some more teachers in front and I'll go back, do something else. All right. So again, I'm saying it is not a matter of life and death for me. I may get bored of teaching. Maybe in 10 years, I don't know. अभी तो नहीं है, अभी तो बड़ा मज़ा आता है मुझे लोगों को सिखाने में, because I'm able to add more value into your learning. I'm able to influence you a bit in your thought process, in your thinking, in your life skills. तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां मुझे लगता है मैं सोसाइटी में कुछ पढ़े लिखे लोगों को इनहैंस कर पा रहा हूं. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव. तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर मैं बोर हो जाऊंगा मान ले 10 साल में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ना हूं, बिकॉज आई कैरी माई लाइफ दैट वे, दैट कि टीचिंग शुड नेवर बी ए बोरिंग एक्सरसाइज फॉर मी. अगर कभी होगा तो मैं पढ़ाना जरूर छोड़ दूंगा. ठीक है, पहली बात. दूसरा ये भी हो सकता है कि मेरे को कुछ सालों बाद कुछ नया ऐसा इंटरेस्ट मिले कि मुझे उसमें ज्यादा मजा आने लगे, मुझे लगे यार अब मुझे ये परस्यू करना चाहिए. लाइफ तो एक ही है ना. अब लेट्स से आई फील लाइक कि आई टेल यू दिस, आई ऑलवेज थिंक अबाउट वन थिंग, आई शुड नॉट बिकम दैट टीचर का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं. दिस इज द वर्स्ट टैगलाइन यू कैन कैरी, कि इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे साथ. सो मैं मे बी किसी और चीज में खूब ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊं 5 साल बाद, तो मैं वो करूंगा. ठीक है, ये नहीं करूंगा मैं, है ना. बोर क्यों होऊंगा? बोर तो नहीं होना है, मेरे पास ये चॉइस नहीं है. मैं बोर हूं और पढ़ाता रहूं, नहीं पढ़ाऊंगा. बट चिंता मत करो, अभी इतना जल्दी नहीं होगा. मे बी नेक्स्ट 4-5 years, तो आई एम फीलिंग आई कैन डू टीचिंग इन ए गुड वे. कल क्लास नहीं है, घर जाओ. ठीक है, थैंक यू, सी यू ऑल ऑन मंडे. काफ़ी लेक्चर हो गया आज. बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू. एंड वॉट एवर